हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। ये पेपर 1 है। इसके दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 50 to 125 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट 25 क्वेश्चन हिंदी के हैं, बाकी 100 क्वेश्चन सिविल से हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध को खोजना है। तो यहाँ पे आतप और निरातप से ठीक है, उदय और अस्त भी ठीक है, गहरा और छिछला भी ठीक है। कुटिल के साथ हमेशा सरल आता है, जटिल नहीं आता, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें अशुद्ध पूछा है तो कुटिल और जटिल नहीं, कुटिल और सरल आना चाहिए था। दूसरा है निम्नलिखित में से आपादान तत्पुरुष, तो समास का है ये। आपादान तत्पुरुष के भी 6 टाइप है तत्पुरुष समास के। तो उसमें से आपादान कह रहा है कि आपादान के कौन सा एग्जाम्पल है। तो पहला देखते हैं यथाशक्ति। यथाशक्ति इसको बोलते हैं शक्ति के अनुसार। इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, शक्ति के अनुसार। तो इसमें कौन सा समास आएगा, अव्ययी भाव समास आएगा। अव्ययी भाव समास आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है शरणागति। शरणागति को अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, शरण को आगत। तो इसमें को आया तो ये क्या आएगा, कर्म पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास आएगा। ठीक है, तो ये तत्पुरुष समास तो है लेकिन कर्म तत्पुरुष समास है। हमें चाहिए आपादान। व्रजाहत, तो ये वज्र से आहत। तो ये वज्र से आहत, तो से आया तो ये कर्म तत्पुरुष समास हुआ, तो ये इसमें से आ रहा है। और ये लास्ट है चोर वयम। चोर वयम मीन्स चोर से भय। तो ये कौन सा है, ये है आपादान तत्पुरुष समास। तो चोर वयम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अंडे का शहजादा। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो अंडे का शहजादा मीन्स अनुभवहीन व्यक्ति। नेक्स्ट है कोष्टक में अंकित विराम चिन्हों का इनमें से एक नाम गलत है, वह है योजक चिन्ह, हाइफन इस तरह का होता है। उसके बाद है विस्मरण चिन्ह। विस्मरण चिन्ह ये भी सही है। हंसपद चिन्ह ये भी सही है। एक्सक्लेमेटरी साइन तरह के अगर कुछ मिस हो गया तो उसको लिखने के लिए होता है। और काकपद चिन्ह, काकपद चिन्ह कोई चिन्ह नहीं होता, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। इसमें सभी व्यंजन है। सबसे पहले ये है उष्ण व्यंजन, जिसमें हीट की जरूरत पड़ती है, ये उष्ण व्यंजन है। ये अनुनासिक व्यंजन है, ये अनुनासिक व्यंजन है। और ये लास्ट वाला य र ल व, ये किस में आता है, अंतस्थ व्यंजन में आता है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। विष्णु शब्द में इनमें से कौन सा प्रत्यय लगाकर वैष्णव शब्द बनता है। तो वैष्णव शब्द बनाने के लिए विष्णु में कौन सा प्रत्यय लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है अब। विष्णु जोड़ अब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7th क्वेश्चन पे। अनवधान शब्द का विलोम क्या है। अनवधान शब्द का विलोम क्या है, इसका है सावधानी। अनवधान मीन्स क्या होता है, केयरलेस। केयरलेस, सावधानी मीन्स अटेंशन। इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है। इसमें इनकरेक्ट ढूंढना है कौन सा अशुद्ध है। ओष का अवश्याय, ये सही है। कार्ड का क्वाथ, ये भी सही है। तद्भव क्या है, जो डायरेक्टली है। तत्सम क्या है, जो डायरेक्ट है। और तद्भव क्या है, जो उसको डिराइव किया गया है। तो ओष अवश्याय ठीक है, काढ़ा क्वाथ ठीक है, उबटन उड़तड़दन ठीक है। रहट में अरहट की जगह अरघट आएगा, ये ह की जगह अरघट आता है। ठीक है, अरघट, तो ये ह की जगह घ आएगा, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। इनमें से किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया हुआ है। तो जब भी विशेषण को यूज करते हैं उसके बाद कॉमा नहीं आता, तो ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। आंसर आ जाएगा यह काम बहुत अच्छा है। तत्सम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कह रहे कौन सा, तत्सम को कंसिडर करते हुए कौन सा टर्म या कौन सा पेयर इसमें से इनकरेक्ट है। देखते हैं, अंगरक्षक अक्षोट, ये दोनों सही हैं, दोनों तत्सम ही है। ग्रंथि और गरगर, ये दोनों तत्सम है। एकादश और गोपाल, ये दोनों तत्सम है। इसमें आद्रक तो है तत्सम, बट अमीय तत्सम नहीं है। इसका
तत्सम रूप जो होता है वो होता है अमृत, ये तद्भव रूप है। तत्सम रूप होता है अमृत, अमृत का तद्भव रूप होता है आमीय, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अनेकार्थ शब्द आराम का इनमें से एक अर्थ है। तो आराम के बहुत सारे अर्थ होते हैं, आराम के अर्थ उनमें से देखते हैं एक अर्थ कौन सा है। तो एक है इसमें से बगीचा, सरोवर नहीं है, समीर नहीं है, लहर नहीं है, बगीचा इज द करेक्ट आंसर। इनमें से आकाश का पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द में सिमिलर शब्द कौन सा है। तो आकाश को क्या कहते हैं, दूसरा भय भी कहते हैं, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान, व्योम, गगन, पुष्कर, ये सब कहा जाता है आकाश को। तो पुष्कर इसमें आ रहा है, तो पुष्कर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है युद्ध की इच्छा रखने वाला, वो क्या कहते हैं, युयुत्सु कहते हैं। मुमुक्षु किसको कहते हैं, मुमुक्षु उसको कहते हैं जो मुक्ति की इच्छा या फिर मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है, उसको बोलते हैं मुमुक्षु। विजुगीसु को उसको बोलते हैं जो विजय पाने की इच्छा रखता है, जो विजय पाने की इच्छा रखता है। युयुत्सु समझ गए, जो युद्ध की इच्छा रखता हो। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, इसका सिंपल मीनिंग है मुफ्त के माल में दोष नहीं देखे जाते। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शुद्ध वर्तनी इसमें चेक करना है कौन सा सही है। तो देखिए अगर हम स्पेलिंग चेक करें, इसमें संग्रहित एक गलत है, जिसमें ही ऐसे आना चाहिए था, हित ऐसे लिखा था, तो ये हर्ष ई आना चाहिए था इसमें, जिसकी जगह यहाँ पे दीर्घी है। बाकी ये सब करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। सॉरी, इसमें शुद्ध वर्तनी पूछा है, सॉरी इसमें पूछ रहा है कि शुद्ध वर्तनी कौन सा है, ये भी इनकरेक्ट है। ये हिरण्यकशिपु की जगह कशिपु होता है, कश्यपु की जगह कशिपु होता है, कशिपु। अंतर्धान को ऐसे नहीं लिखते हैं, अंतर्धान ऐसे लिखा जाता है, अंतर्धान। तो ये नौ यहाँ पे अनुस्वार के फॉर्म में होता है। और अपनाहुति को ऐसे नहीं लिखते, अपनाहुति के यही एक करेक्ट है इसमें, अपनाहुति, बाकी सब इनकरेक्ट है। इनमें से एक वाक्य में आपादान कारक नहीं है, तो कौन सा कह रहा है किसमें आपादान कारक नहीं है, वो बताइए। तो आपादान कारक किसमें नहीं है, वह कलम से लिखता है, इसमें आपादान कारक नहीं है। बाकी सब में, क्योंकि हर एक में आप देखोगे वह कलम से, तो ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पे से है उसका वेट ऑब्जेक्ट पे पड़ना चाहिए, तो इसमें वह कलम से लिखता है, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है शहर और शहर शब्द युग में इनमें से सही अर्थ है। तो ये शहर जो है ये उर्दू शब्द है, इसका मीनिंग होता है सुबह, सुबह। और ये शहर मतलब बताइए नगर, ये हिंदी शब्द है शब्द, तो इसमें आंसर आ जाएगा सवेरा और नगर। दुर्व्यवहार शब्द में कितने उपसर्ग हैं, दुर्व्यवहार कैसे लिखा जाएगा, दुर्व्यवहार के लिए 4 उपसर्ग आएंगे पहले तो, सो कैसे लिखेंगे, दुर प्लस वी प्लस अब प्लस हार, इसलिए इसमें 4 उपसर्ग आएंगे। परीक्षा शब्द की संधि विच्छेद बहुत इजी है, परिज और इच्छा। नेक्स्ट इज किसी के पास रखे हुई दूसरे की वस्तु, इस वाक्यांश के लिए इनमें से एक सही शब्द नहीं है। किसी के पास रखी हुई वस्तु के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है। धरोहर भी बोलते हैं, अमानत भी बोलते हैं, थाती भी बोलते हैं, रिक्त नहीं बोलते, तो रिक्त इज द इनकरेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें से, तो चलिए देखते हैं। शुद्ध वाक्य एकमात्र यही है, तुम्हारे सब काम गलत होते हैं, तो ये तो इनकरेक्ट सेंटेंस का है। अनेकार्थी शब्द अर्क का इनमें से एक अर्थ नहीं है, तो अर्क का इनमें से कौन सा एक अर्थ है जो नहीं होता। सोफिस्टिक बोलते हैं, तांबा भी बोलते हैं, और मदार भी बोलते हैं, पारा नहीं बोलते, पारा मर्क्यूरी के बोलते हैं। कपीश और कपीस शब्द युग्म का इनमें से सही अर्थ है, तो दोनों कपीस में क्या फर्क है। तो पहला कपीस जो है हर्ष ई वाला, उसका मीनिंग होता है मैला, डर्टी, ठीक है। और इस कपीस का मतलब होता है हनुमान, सुग्रीव, वानर, सब। तो देखिए इसमें से कौन सा आ रहा है,
वानर भी सही है, हनुमान सही है, सुग्रीव सही है। तो इन तीनों में राइट हैंड साइड तो ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, तपन नहीं, जलता हुआ नहीं, मटमैला। तो सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से गुफा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गुफा का इनमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए, गुफा को गुहा भी बोलते हैं, दरी भी बोलते हैं, गह्वर भी बोलते हैं, विजन नहीं बोलते। तो विजन इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया है। तो मेरे हिसाब से इसमें सकर्मक क्रिया में कोई भी में नहीं है, क्योंकि सकर्मक के लिए क्या होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट है और जो कर्म कर रहा है ये ऑब्जेक्ट के साथ लिंक होना चाहिए। इसमें ऑब्जेक्ट किसी में भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो ऑप्शन ये गलत होना चाहिए क्वेश्चन। वैसे अगर हम बात करें तो जो मोस्ट नियरेस्ट आंसर बन सकता है इसमें वो है चिड़िया उड़ती है। चलते हैं अब सिविल क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाइड बोथ इन इलास्टिक एंड प्लास्टिक एनालिसिस? तो इलास्टिक एनालिसिस में देखते हैं कौन कौन से कंडीशंस होते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन तो होता ही होता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन, कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन, ये दोनों इक्विलिब्रियम एनालिसिस में होता है। और प्लास्टिक एनालिसिस में इक्विलिब्रियम कंडीशन के अलावा और भी दो कंडीशन होते हैं, मैकेनिज्म कंडीशन एंड यील्ड कंडीशन। तो दोनों कंडीशन कॉमन किस में है? तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम कंडीशन इज द राइट आंसर। मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट, तो बीम के केस में पूछा है, तो मिनिमम केस में ये क्लियरली मेंशन्ड है क्लॉज नंबर 26.5.1 में। आईएस 456 के 26.5.1.1 में मेंशन्ड है कि मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन स्टील शुड बी 4% ऑफ द ग्रॉस सेक्शन एरिया, वेयर एज मिनिमम कितना होना चाहिए? एस ओवर बी डी इज इक्वल टू 0.85 अपॉन एफ वाई। ठीक है, तो अगर मिनिमम पूछता है, ये ए एस टी मिनिमम का फॉर्मूला है और मैक्सिमम 4% के आसपास। तो ये 4% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया। याद रखिएगा, इसमें ओवरऑल डेप्थ होता है हमेशा। द साइकिल लोड टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन। साइकिल लोड टेस्ट क्या करता है? सेपरेट करता है दोनों को अलग अलग। दैट मीन्स कि अगर हम कोई पाइल लोड टेस्ट से फाइंड करते हैं तो उसमें टिप रेजिस्टेंट और स्किन रेजिस्टेंस दोनों साथ में मिलता है। उन दोनों को सेपरेट करने के लिए कि टिप रेजिस्टेंस से कितना स्ट्रेंथ मिल रहा है और स्किन से कितना मिल रहा है, उन दोनों को सेपरेट करने के लिए दोनों स्ट्रेंथ को साइकिल लोड टेस्ट किया जाता है। तो स्किन रेजिस्टेंट एंड टिप रेजिस्टेंस सेपरेटली, ये इसका सही आंसर है। इन अ सैचुरेटेड सॉइल डिपॉजिट हैविंग अ डेंसिटी ऑफ 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब द इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस पूछा है, डेप्थ दिया हुआ है 5 मीटर। तो नॉर्मल स्ट्रेस पहले हम कैलकुलेट करते हैं कितना होगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस होगा 20 इंटू 5, ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेस। और माइनस कर देंगे इसमें से पोर वाटर प्रेशर, क्योंकि हमें इफेक्टिव निकालना है। तो पोर वाटर प्रेशर, तो डेप्थ इंटू डेंसिटी, तो वाटर की डेंसिटी 10 होती है। तो अगर हम इसको 5 करेंगे तो आंसर आएगा 50। तो टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू इफेक्टिव स्ट्रेस। नेक्स्ट इज the fixed support in an existing beam will change to in the related conjugate beam। तो conjugate beam मेथड में फिक्स सपोर्ट फ्री में चेंज हो जाता है, फ्री सपोर्ट फिक्स में चेंज हो जाता है, हिंज सपोर्ट हिंज में ही रहता है। तो यहाँ पे फिक्स है तो फ्री में चेंज हो गया, अगर फ्री होता तो फिक्स में चेंज हो जाता। नेक्स्ट है, अ पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, उसकी पोजीशन की इक्वेशन दी हुई है, कह रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना अटेन करेगा। तो चलिए देखते हैं, ये भी इजी है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी। तो डी एक्स बाई डी टी, सबसे पहले हमें वेलोसिटी निकालना है। तो डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 12t, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 12t माइनस 3t स्क्वायर। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला वेलोसिटी का। एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? dv बाई डी टी, dv बाई डी टी। इसका एक और बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? 12 माइनस 6t। एक और बार डिफ्रेंशिएशन किया हमने तो 12 माइनस 6t हो गया। अब कह रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? जब एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो जाए, क्योंकि अगर एक्सेलरेट हो ही रही है तो मैक्सिमम नहीं है वो। मैक्सिमम मीन्स एक्सेलरेशन इज जीरो। तो इसको अगर हम जीरो पुट कर देंगे इक्वल टू में, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? t इज इक्वल टू 2। अब इस t की वैल्यू को हम वेलोसिटी में पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो t की जगह यहाँ पे टू पुट करेंगे तो क्या आएगा? 12 इंटू 2 24 माइनस 3 इंटू 4 12, तो आंसर आ जाएगा 12। तो 12 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनस्ट्रेटिफाइड रॉक? अनस्ट्रेटिफाइड मीन्स जिसको किसी भी प्लेन के अबाउट अलग ना किया जा सके। तो ग्रेनाइट, बसाल्ट, ट्रैप, दीज आर अनस्ट्रेटिफाइड। और स्ट्रेटिफाइड में कौन कौन से होते हैं? लाइमस्टोन, स्लेट, ये सब। वाइड एंड डीप क्रैक्स इन कॉन्क्रीट मेंबर्स में बी रिपेयर्ड बाय, इसके लिए मेरे हिसाब से शॉर्ट क्रेटिंग आंसर आना चाहिए, क्योंकि इपॉक्सी और ग्राउटिंग बहुत ही नैरो क्रैक के लिए यूज करते हैं। मोटा रिप्लेसमेंट तो आंसर हो नहीं सकता, तो शॉर्ट क्रेटिंग इज द
मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। एज पर IS 456 2000 द क्लोराइड कंटेंट, तो ये डायरेक्ट वैल्यू है, टेबल 1 में गिवन है IS 456 में। क्लोराइड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है वाटर के अंदर, 2000 mg पर लीटर। Next is in an isolated reinforced concrete column footing of effective depth D, the stress in punching shear is checked। तो ये क्रिटिकल लोकेशन की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए फेस ऑफ द कॉलम पे क्या चेक किया जाता है, बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट इज क्रिटिकल एट फेस ऑफ द कॉलम। तो बेंडिंग मोमेंट की अगर पूछता है तो हमेशा फेस ऑफ द कॉलम आएगा। डी डिस्टेंस किसके लिए आएगा, वन वे शेयर के लिए। डी डिस्टेंस वन वे शेयर के लिए, और डी बाई टू डिस्टेंस टू वे शेयर के लिए। टू वे शेयर के लिए, तो पंचिंग शेयर का दूसरा नाम होता है टू वे शेयर। तो ये आ जाएगा डी बाई टू डिस्टेंस। दूसरा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन सीपेज वेलोसिटी एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो देखिए सीपेज वेलोसिटी एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, सिंपल। इसके लिए देखिए आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि सीपेज वेलोसिटी पूछा है, यहाँ पे डिस्चार्ज वेलोसिटी नहीं पूछा है। अगर डिस्चार्ज वेलोसिटी पूछा होता तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आता। यहाँ पे सीपेज वेलोसिटी पूछा है, इसलिए ये फॉर्मूला क्या होगा, v इज इक्वल टू केपी इंटू आई। और केपी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन, और ये किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी डिवाइड बाय पोरोसिटी। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन इज द राइट आंसर। डी लंबर्ट प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये पहले भी आया था। तो रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ काइनेटिक्स टू इक्विवेलेंट स्टैटिक प्रॉब्लम। काइनेटिक प्रॉब्लम को स्टैटिक में कन्वर्ट करके फिर उसको सॉल्व करने के लिए डी लंबर्ट प्रिंसिपल यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीप होल्स आर प्रोवाइडेड इन रिटेनिंग एंड ब्रेस्ट वॉल टू ड्रेन ऑफ द वाटर फ्रॉम द फीलिंग्स। पीछे के साइड जो भी फीलिंग है उसमें जो वाटर है उसको ड्रेन ऑफ करने के लिए वीप होल्स प्रोवाइड किए जाते हैं ब्रेस्ट वॉल में, और या फिर रिटेनिंग वॉल में भी इवन। द नंबर ऑफ फेनिकुलर पॉलीगॉन विच कैन बी ड्रॉन टू पास टू स्पेसिफाइड पॉइंट, तो ये टू स्पेसिफाइड पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पास हो सकते हैं किसी भी प्लेन पे, तो इन्फिनिटी इज द राइट आंसर। द कॉलम ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ L हैज बोथ एंड फुल्ली रिस्ट्रेन्ड, दोनों एंड कह रहा है फिक्स है अगर, तो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन है एस कोड का 0.65 इंटू एल। सीसी का फॉर्मूला पूछा है यहाँ पे, तो d30 स्क्वायर डिवाइड बाई d60 बाई d10। अगर सी यू की वैल्यू पूछा होता तो d60 बाई d10। द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन किससे निकालते हैं, स्क्वायर रूट टाइम फिटिंग मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, कह रहा है कि 8 कंसेंट्रिक सर्कल है और 10 रेडियल लाइंस हैं। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/m इंटू एन। फाइनल फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको स्ट्रेस निकालना है, तो स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस निकालने का 1/m इंटू एन, जिसे हम इन्फ्लुएंस फैक्टर कहते हैं, इंटू क्यू लोडिंग इंटेंसिटी इंटू एन। इसमें ये होता है इन्फ्लुएंस फैक्टर 1/m इंटू एन, तो 1/8 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 0.0125। In a plate load test, the ultimate load is estimated from the load settlement curve। अब log log कर्व बोला है यहाँ पे, तो प्लेट लोड टेस्ट में जो अल्टीमेट लोड निकालते हैं अगर log log कर्व पे है तो डायरेक्टली मिल जाता है हमें, कैसे, ब्रेक पॉइंट से। जहाँ पे भी ब्रेक दिख रहा है वो होगा अल्टीमेट लोड डायरेक्टली, सो इट इज डायरेक्टली। अगर कोई ब्रेक पॉइंट नहीं दिख रहा है तो 1/5 ऑफ प्लेट विड्थ लेते हैं, लॉग लॉग स्केल पे हम बात कर रहे हैं, लॉग लॉग स्केल पे। तो लॉग लॉग स्केल पे डायरेक्टली ब्रेक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी लोड आता है उसको बोलते हैं अल्टीमेट लोड। अगर ब्रेक पॉइंट नहीं दिख रहा है तो 1/5 ऑफ द प्लेट विड्थ उसको ले लेते हैं। अगर नॉर्मल स्केल की बात करें तो नॉर्मल स्केल में हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो नॉर्मल में हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और जहाँ पे कट करता है उसके करस्पॉन्डिंग निकालते हैं। तो नॉर्मल स्केल में टेंजेंट ड्रॉ करके, और लॉग लॉग स्केल में ईदर बाई लुकिंग एट ब्रेक पॉइंट, और if break point is not available then 1/5 of the plate width। next is the deterioration of the properties of the material when subjected to repeatedly applied stress। अगर repeatedly applied stress की वजह से जो डिटेरिएट होता है स्ट्रेंथ में या प्रॉपर्टी में, उसको क्या बोलते हैं, उसको फटीग बोलते हैं। फटीग मीन्स लोड इज एक्टिंग इन अ साइक्लिक वे। व्हाट इज द वर्चुअल क्वांटिटी इन केस ऑफ वर्चुअल वर्क मेथड। तो आपने अगर वर्चुअल वर्क मेथड पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम वर्चुअल वर्क लेते हैं, कि जो भी डिस्प्लेसमेंट आ रहा है उसको हम वर्चुअली एज्यूम करते हैं, बिकॉज लोड इज ऑल्सो वर्चुअली अप्लाइड।
फॉर सेंटरिंग आरसीसी स्ट्रक्चर सेकंड क्लास यूज करते हैं, सेकंड क्लास ब्रिक वर्क यूज किया था। इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है? 7 मेगा पास्कल, 22% इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कंप्रेशन मेंबर कैरिंग लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड सुपर इम्पोज लोड इज। तो अगर डेड लोड और सुपर इम्पोज लोड की वजह से पूछा है तो 180। तीन ही वैल्यू होती है कंप्रेशन में भी और तीन वैल्यू टेंशन में भी, 180, 250 एंड 300। तो डेड लोड और लाइव लोड की वजह से 180, अदर देन डेड लोड लाइव लोड 250 और सबसे लास्ट है 300। और टेंशन में 180, 350 एंड 400। टाइम मेंबर के लिए 400, डेड लोड लाइव लोड की वजह से 180 और अदर देन डेड लोड लाइव लोड 350। तो 180 इज द राइट आंसर। द ग्रेन साइज ऑफ मीडियम ग्रेन सैंड, देखिए 0.002 से जो छोटा होता है, 0.002 mm से जो छोटा होता है उसको बोलते हैं क्ले, दिस इज क्ले। यहाँ से लेके और 0.075 तक जो होता है उसको बोलते हैं सिल्ट। तो 0.002 से लेके 0.075 साइज तक जो पार्टिकल होता है सॉइल का उसको बोलते हैं सिल्ट। 0.075 से लेके 4.75 तक को क्या बोलते हैं? सैंड। तो अभी सैंड में तीन कैटेगरी है, तो जो यहाँ से स्टार्ट होगा 0.075 से 0.075 से लेके 0.425 इसको क्या बोलेंगे हम? फाइन सैंड, दिस इज फाइन सैंड। और 0.425 से 2 mm तक मीडियम सैंड और 2 mm से 4.75 mm तक कोर्स सैंड। ठीक है, तो ये कोर्स का एग्जांपल है, ये फाइन का एग्जांपल है और ये मीडियम का एग्जांपल। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ ई एंड आई इज द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ई आई इज द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। अगर ए ई करते हैं इसको बोलते हैं एक्सियल रिजिडिटी। ये क्या है? एक्सियल रिजिडिटी। तो जो मेंबर एक्सियल फोर्स, जिस मेंबर पे एक्सियल फोर्स एक्ट कर रहा है उसके लिए हम एक्सियल रिजिडिटी को यूज करते हैं। और जीजे क्या होता है? टॉर्सनल रिजिडिटी। अगर कोई मेंबर पे टॉर्सन एक्ट कर रहा है तो उसको मेजर करने के लिए, उस मटेरियल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम टॉर्सनल रिजिडिटी यूज करते हैं। तो जी इंटू जे। ठीक है, तो ई आई, ए ई और जी जे। ठीक है, रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला विच कवर ऑल द केसेस ऑफ स्ट्रट। हम स्ट्रट के केस में जानते हैं कि जो पहला होता है वो होता है इलर्स फार्मूला, एंड इलर्स फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर, इलर्स फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ओनली लॉन्ग कॉलम। तो रैंकाइन ने क्या किया? रैंकाइन गॉर्डन ने एक ऐसा फार्मूला बनाया जो दोनों के लिए एप्लीकेबल था। तो पाई स्क्वायर ई आई अपॉन पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, ये है किसका फार्मूला? इलर्स फार्मूला। तो रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला कौन सा है? ये फार्मूला एफ सी ए डिवाइड बाई 1 प्लस ए या फिर अल्फा इंटू एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। और अल्फा क्या बोलता है? रैंकाइन कांस्टेंट। अल्फा इज हियर रैंकाइन कांस्टेंट विच इज इक्वल टू सिग्मा सी डिवाइड बाई पाई स्क्वायर E, right? So this is Rankine constant A or alpha here. So this is the right answer. So this is direct formula. We need not to consider anything else. Next is the strength of a timber is maximum. ये बहुत ही common question है. Parallel to the grains. Strength timber का हमेशा maximum किस में होता है? Parallel to the grains में. The specific gravity of most stone lies between 2.5 to 3. ये भी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आपको याद ही करना है, इसमें कुछ ऐसा कंसेप्ट है नहीं। इन डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स द डिजाइन विंड स्पीड इज 45 मीटर पर सेकेंड। डिजाइन विंड स्पीड गिवन है और बेसिक विंड प्रेशर कितना है वो कह रहा है फाइंड करो। तो डिजाइन विंड प्रेशर की वैल्यू हम जानते हैं, कैसे निकालते हैं? पी जेड is equal to as per IS 875 part 3 2015 0.6 VZ स्क्वायर। VZ क्या है यहाँ पे? बेसिक विंड डिजाइन विंड स्पीड। तो 45 यहाँ पे गिवन है, तो 45 का स्क्वायर टाइम्स 0.6। सो दिस विल बी नियर 1215। सो 1215 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो किलो न्यूटन में जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 1.215 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो सी हो जाएगा इसका आंसर, 1.215 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट चलते हैं, द साइड फेस रेनफोर्समेंट इन द डीप बीम शैल नॉट बी लेस देन। नाउ इसके लिए IS 456 डायरेक्ट एक क्लॉज मेंशन करता है, क्या? 26.5.1.3 नंबर क्लॉज IS 456 का क्या कहता है
when the depth of the beam is more than 750 mm, अगर depth of beam that means depth of wave of a beam is greater than 750 mm, उस केस में हमें वेव में भी स्टील को प्रोवाइड करना है। और वो स्टील कितना होना चाहिए? शैल नॉट बी लेस देन 0.1% ऑफ द वेव एरिया ऑफ वेव एरिया। तो 0.1% बोलता है, तो 1% को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.001 इंटू वेव एरिया। तो परसेंटेज को यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ सैचुरेटेड यूनिट वेट टू ड्राई यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल इज 1.25। तो गामा सेट अपॉन गामा डी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला हम जानते हैं कि गामा सैचुरेटेड किसके बराबर होता है? तो G प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, और गामा डी G इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइड बाई 1 प्लस ई। ये फॉर्मूला होता है गामा डी का। ये दोनों कैंसल आउट और इसका रेशियो गिवन है 1.25। यहाँ पे जो G बच गया, G की वैल्यू हमें रखनी है 2.65, तो हमें E की वैल्यू मिलेगी यहाँ से डायरेक्टली। एंड दिस विल बिकम 0.662 के आसपास आता है, तो 0.663 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स कैन बी यूज्ड एज अ रफ गाइड टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ फेलियर। तो टाइप ऑफ फेलियर ऑफ सॉइल कैसे हम फाइंड करते हैं? टाइप ऑफ फेलियर ऑफ सॉइल फाई पे डिपेंड करता है। कैसे? फाई। सो एनी टाइप ऑफ फेलियर इन सॉइल इज प्राइमरली गवर्न्ड बाय फाई, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। फाई की वैल्यू अगर 26 डिग्री से ज़्यादा होती है तो जनरल शियर फेलियर, 26 से 19 डिग्री तक अगर है तो लोकल शियर फेलियर, 19 से भी कम है तो पंचिंग शियर फेलियर। तो शियर फेलियर या फिर फेलियर ऑफ सॉइल इज प्राइमरली गवर्न्ड बाय द फाई, द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। म्यूलर-ब्रेसलॉ प्रिंसिपल इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज यूज्ड फॉर। हम सभी जानते हैं कि म्यूलर-ब्रेसलॉ प्रिंसिपल किस लिए काम में आता है? इन्फ्लुएंस लाइन को ड्रॉ करने के लिए, किसी भी फोर्स फंक्शन के लिए, दैट मीन्स फॉर एनी रिएक्शन, फॉर एनी शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, तीनों के लिए काम में आता है। और स्टैटिकली डिटर्मिनेट के लिए भी और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट के लिए भी। इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है घुमा के। कभी पूछते हैं किसके लिए काम में आता है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट के लिए या इनडिटर्मिनेट के लिए, तो फॉर बोथ। कभी ये भी पूछते हैं कि म्यूलर-ब्रेसलॉ प्रिंसिपल किसके लिए यूज होता है, तो टू ड्रॉ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर एनी स्ट्रेस फंक्शन। नेक्स्ट है डिफेक्ट्स सच एज ब्लिस्टर एंड क्रैक इन बिटुमिन मे कॉज्ड बाय द नेचुरल एजेंसीज सच एज। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। वाटर, एयर और लाइट इंडिविजुअली ये कोई खास इफेक्ट नहीं कर पाते हैं, बट ये तीनों साथ में मिलके काफी सीवियर इफेक्ट करते हैं बिटुमिन पे। और ब्लिस्टरिंग क्या होता है कि एक ऊपर का लेयर ऐसे स्वेल हो जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे एयर भरा होता है, और ये बिटुमिन का अपर लेयर ऐसे स्वेलिंग की तरह आ जाता है, इसको बोलते हैं ब्लिस्टरिंग। सो द कॉमन टू ऑल, तो ये तीनों की वजह से होता है ये ब्लिस्टरिंग या फिर क्रैकिंग का इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कैंटिलीवर बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन is subjected to concentrated load W at its free end। कैंटिलीवर बीम है और पॉइंट लोड है इसके फ्री एंड पे। इफ द विड्थ ऑफ द बीम इज डबल्ड, विड्थ को डबल कर दिया गया है, द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड एज कंपेयर टू अर्लियर केस विल बी। तो डिफ्लेक्शन पे क्या प्रभाव करेगा अगर विड्थ को हम डबल कर दें? तो देखिए, अगर इसकी फॉर्मूले की बात करें WL3/3 यही होता है, और यहाँ पे सिर्फ अगर हम विड्थ को चेंज कर रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर ओनली कंसिडरिंग आई हियर। और रेक्टेंगुलर बीम है जैसे कि यहाँ पे गिवन है, तो BD3/12, तो B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। दैट मीन्स डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/B। और अगर हम डेप्थ के टर्म में बात करें तो D³ के, तो अगर हम B की बात कर रहे हैं तो B को अगर हम डबल कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन हाफ हो जाएगा, तो ये हाफ हो जाएगा। यहीं पे अगर D होता कि D को अगर डबल कर दिया जाए तो 8 टाइम्स रिड्यूस हो जाता, क्योंकि D के क्यूब टाइम्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों का फर्क आप याद रखें, सिंपली फॉर्मूले पे ही सब कुछ क्लियर है। अगर B डबल कर दिया जा रहा है तो हाफ हो रहा है, अगर यहीं पे बीम सब कुछ सेम होता है, अगर यहाँ पे विड्थ की जगह यहाँ पे सिर्फ डेप्थ हो जाता तो 8 टाइम्स हो जाता, 8 टाइम्स। ठीक है, ओके। इन एयर कंडीशनल बिल्डिंग ग्लास रिकमेंडेड। तो एयर कंडीशन बिल्डिंग के लिए ग्लास वुल यूज किया जाता है, जिसके अंदर इसकी क्या खास प्रॉपर्टी होती है? ये थर्मल इंसुलेशन भी होता है, हीट इंसुलेटेड भी होता है, इसके अंदर एयर फील्ड होते हैं, एयर बबल्स होते हैं, जिसकी वजह से इंसुलेशन का वर्क करता है। तो एयर कंडीशनिंग बिल्डिंग में जनरली हम ग्लास वुल टाइप का ग्लास यूज करते हैं। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इनग्रेडिएंट इन सीमेंट
ये सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज 63% या 65% के आसपास होता है लाइम, सेकेंड परसेंटेज होता है सिलिका, थर्ड परसेंटेज होता है एल्यूमिना एंड देन आयरन ऑक्साइड। तो द हाईएस्ट परसेंटेज इज लाइम, ए इज द राइट आंसर। वेव क्रिपलिंग इन बीम, वेरी कॉमन क्वेश्चन ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड। जहाँ पे भी कंसंट्रेटेड लोड होता है वहाँ पे वेव क्रिपल हो जाता है, दैट मीन्स एंड पोर्शन में हमेशा ऐसे क्रिपलिंग देखने को हमें मिलता है, बॉटम पोर्शन में। द प्रोसेस ऑफ कॉम्पेक्शन इन सॉइल इन्वॉल्व्स, कॉम्पेक्शन क्या करता है, एक्सपल्सन ऑफ एयर ओनली, तो पोर एयर। एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर किस में होता है, कंसोलिडेशन में, कंसोलिडेशन में एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर, और एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर किस में होता है, कॉम्पेक्शन में। द मिनिमम थिकनेस ऑफ द वॉल वेयर सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड इज यूज, तो सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड के लिए 1.5 चाहिए, और डबल फ्लेमिश बॉन्ड या फिर इंग्लिश बॉन्ड के लिए कौन सा चाहिए, 1 ब्रिक। ठीक है, दिस इज फॉर इंग्लिश एंड डबल फ्लेमिश के लिए। सिंगल फ्लेमिश क्या होता है, सामने से फ्लेमिश और बैक साइड से इंग्लिश बॉन्ड, सॉरी सामने से इंग्लिश बॉन्ड एंड बैक साइड से फ्लेमिश बॉन्ड, डबल फ्लेमिश बॉन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद रिगार्ड्स टू कोर्स एग्रीगेट 10 mm, तो 10 mm एग्रीगेट के लिए में से कौन सा सही है, नहीं है। स्ट्रेंथ के लिए 10% फाइंड, राइट। 10% फाइंड किसको बोलता है, क्रॉसिंग स्ट्रेंथ टेस्ट को, तो ये सही है। इम्पैक्ट टेस्ट टफनेस के लिए करते हैं, राइट। एब्रेशन टेस्ट हम हार्डनेस करते हैं, राइट। पिक्नोमीटर से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी तो टेस्ट करते हैं बट लेस देन 10 mm साइज के लिए, लेस देन 10 mm साइज के लिए, नॉट फॉर 10 mm। 10 mm या 10 mm से ज़्यादा हो तो उसके लिए हम पिक्नोमीटर यूज नहीं करके दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हियर, राइट। सो डी इज द राइट आंसर इन दिस केस, क्योंकि इसमें नॉट पूछा है। हॉरिजॉन्टल वेव स्टिफनर्स आर यूज्ड इन प्लेट गर्डर, ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जामिनेशन में। हम इसको देखते हैं सभी कंडीशंस के लिए। देखिए, अगर डेप्थ टू थिकनेस रेशियो 67 एप्सिलॉन से कम है तो नो स्टिफनर्स, पहला कंडीशन है नो स्टिफनर का 67 एप्सिलॉन पे। अगर 85 to 200 है तो वर्टिकल, इसमें कोई भी स्टिफनर नहीं रहेगा। अगर 85 to 200 है रेशियो तो ओनली वर्टिकल स्टिफनर। अगर 200 to 250 तो वर्टिकल प्लस 1 हॉरिजॉन्टल एट 0.2, दैट मीन्स 1/5 फ्रॉम टॉप, तो वेब की टॉप से, फ्लेंज की टॉप से यहाँ पे 1/5 डिस्टेंस पे ऑफ डेप्थ, यहाँ पे हम पहला हॉरिजॉन्टल स्टिफनर ऐसे प्रोवाइड करेंगे, और वर्टिकल तो प्रोवाइड रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अगर 200 से लेके 250 तक है तो, और अगर 250 से लेके 345 के बीच में है तो 1 वर्टिकल तो रहने ही वाला है प्लस 2 हॉरिजॉन्टल। एक हॉरिजॉन्टल तो पता लग गया, 1/5 ऑफ द डेप्थ, और सेकेंड हॉरिजॉन्टल कहाँ पे लगाते हैं, न्यूट्रल एक्सिस पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कई बार इन सभी से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नो स्टिफनर के लिए कौन सी कंडीशन है कि जब रेशियो 67 एप्सिलॉन से कम हो। ओनली वर्टिकल के लिए क्या कंडीशन है, 85 to 200, 200 to 250, 1 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल, नॉट 1 वर्टिकल, वर्टिकल अप्रोप्रिएट लेंथ पे प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और हॉरिजॉन्टल सिर्फ एक रहेगा जिसकी लोकेशन कितनी होगी, क्योंकि लोकेशन से भी क्वेश्चन पूछते हैं। लोकेशन की वैल्यू कहाँ पे होगी, 1/5 ऑफ द डेप्थ फ्रॉम टॉप। तो पहला हॉरिजॉन्टल कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, 1/5 पे। और अगर 250 to 345 के बीच में है तो वर्टिकल प्लस 2 हॉरिजॉन्टल, पहला हॉरिजॉन्टल का तो लोकेशन वही रहेगा, सेकेंड हॉरिजॉन्टल एट न्यूट्रल एक्सिस। इस केस में क्या पूछा है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि इफ द डेप्थ ऑफ थिकनेस रेशियो इज ग्रेटर देन, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर कब यूज करेंगे, अभी हमने डिस्कस कर लिया, आंसर होगा इसमें 200, द आंसर इज 200। ठीक, चलिए नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर प्लेट टू दैट ऑफ द स्क्वायर प्लेट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर प्लेट क्या होता है, π/64 d⁻⁴ डिवाइड बाई स्क्वायर प्लेट का क्या होगा, BD³ बाई 12 होता है रेक्टेंगल के लिए, तो यहाँ पे A⁴ डिवाइड बाई 12। इसको अगर हम कट करेंगे तो दिस वैल्यू विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन 1, सॉरी लेस देन 1।
सो दिस वैल्यू विल लेस देन 1। इसको सिर्फ कट करना है, तो ये वैल्यू जो भी आ रही है यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, बट यहाँ पे हमें सिर्फ रिलेटिवली देखना है, तो ये लेस देन 1 आएगा। फॉर द बेस फेलियर द डेप्थ फैक्टर, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। बेस फेलियर क्या होता है कि अगर बेस से नीचे की जो सॉइल है वो वीक हो तो उस समय बेस फेलियर होता है। तो डीएफ डेप्थ इज ग्रेटर देन 1। फेस फेलियर कब होता है? जब फेस फेलियर जब लेस देन 1 हो, जब लेस देन 1 हो तो फेस फेलियर। और टो फेलियर कब होगा? जब डेप्थ फैक्टर 1 के बराबर हो। तो ये टो फेलियर के लिए है, ये फेस फेलियर के लिए है, और ये बेस फेलियर के लिए। ठीक है, तो तीनों याद रखिए। नेक्स्ट इज इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज ईदर ऑफ द फोर्सेस देन द एंगल बिटवीन। रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? कोई भी दो फोर्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू कॉस थीटा का अंडर रूट, ये होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला। इसको अगर हम x की जगह सबको कह रहे हैं कि इक्वल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये कर देते हैं। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री आएगा आंसर। ठीक है, 120 डिग्री इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट मेथड टू एस्टिमेट। देखिए प्लेन्थ एरिया, कॉस्ट और क्यूब रेट मेथड, ये सब क्या अप्रोक्सीमेट मेथड है। बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स मेथड अगेन अप्रोक्सीमेट मेथड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द मोस्ट एक्यूरेट मेथड इज एनालिसिस ऑफ रेट एस्टिमेट, या फिर डिटेल्ड एस्टिमेट भी इसको बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है डिटेल्ड एस्टिमेट। सो दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड शुड नॉट बी लेस देन, ये 4 times, and this is as per the clause of IS 800 2007 clause number 10.5.4.1 क्लॉज में दिया हुआ। चाहे वो फिलेट वेल्ड हो चाहे बट वेल्ड हो, दोनों के लिए मिनिमम लेंथ जो है वो 4 times वेल्ड साइड से कम नहीं होनी चाहिए। दोनों के लिए एप्लीकेबल है, फॉर फिलेट वेल्ड ऑल्सो एंड फॉर बट वेल्ड ऑल्सो। लग एंगल्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन। ठीक है, टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन। दूसरा इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं कि स्प्लाइसेस, कॉलम स्प्लाइसेस आर यूज्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कॉलम। वो भी क्वेश्चन काफी कॉमन है कि स्प्लाइसेस, कॉलम स्प्लाइसेस के लिए यूज करते हैं टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द कॉलम। एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, सिल्टी के लिए कह रहा है सैंपल है, लिक्विड लिमिट उसकी 40% है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स 28%। तो पहला तो आप ऑप्शन में देखिए, इसमें तो ये दिया हुआ है कि ये सभी क्ले ही है, दैट मीन्स ए लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है। तो हमें इस आईपी की जरूरत तो यहाँ पड़ने वाली है नहीं कि लाइन के ऊपर है नीचे है, क्योंकि ऑप्शन बोल दिया कि क्ले ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ ये किस रेंज में लाई कर रहा है, 20 to 35 या 35 to 50 या फिर ग्रेटर देन 50। तो डब्ल्यू एल की लिमिट यहाँ पे कितनी है, 40। तो 35 और 50 के बीच में है। तो अगर इसके बीच में लाई करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, लो। इसके बीच में इंटरमीडिएट, और इसके आगे हो तो हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाईली कंप्रेसिबल क्ले। तो हमारा रेंज किस में है, 35 से ऊपर 40% है, तो ये इसके रेंज में। तो सी आई इज द राइट आंसर, इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले। ठीक है, तो सी आई इज द राइट आंसर। When two concurrent force 20 kg and 15 kg act at right angle on a particle, then their resultant, दो इस तरह से एक्ट कर रहा है, एक 20 और एक 15, तो इसका रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है। तो इसका रिजल्टेंट अगेन हम अगर फाइंड करेंगे तो सेम वही फॉर्मूला, वही सेम ही रहने वाला है। तो अंडर रूट 625 अगर करेंगे तो ये आएगा आंसर 25। सेंसिटिविटी ऑफ क्ले कैन बी डिफाइंड एज, सेंसिटिविटी किसको बोलते हैं कि रिमोल्डेड स्टेट में और नॉर्मल स्टेट में जो स्ट्रेंथ का रेशियो में फर्क पड़ता है, स्ट्रेंथ में जो फर्क पड़ जाता है, उन दोनों की रेशियो को बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ द क्ले। और जो स्ट्रेंथ का लॉस होता है उसकी रीगेनिंग की प्रॉपर्टी को कहते हैं थाइसोट्रोपी, रेशियो ऑफ अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब्ड सॉइल टू दैट ऑफ सॉइल इन रिमोल्डेड स्टेट। तो दिस इज द रेशियो, और ये लॉस्ट स्ट्रेंथ जो गेन करेगा उसको बोलेंगे थाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी इन क्ले। नेक्स्ट इज बोरो सॉइल हैज डेंसिटी दिस, जहां से हमें मिट्टी को डिग करना है वहां पे डेंसिटी सॉइल की कितनी है, 1.76 टन पर मीटर क्यूब। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ द सॉइल विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन एम्बैंकमेंट। उस मिट्टी को हमें कहीं पे एम्बैंकमेंट बनाना है जहां पे डेंसिटी हमें कितनी रखनी है, 1.68, और वॉल्यूम कितनी है, 1000। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, जहां से हमें डिग करना है
1.76 इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 पॉइंट, जहाँ पे हमें फिल करना है, इंटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम हमें गिवन है 100, ये वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, तो ये वॉल्यूम आएगा 94 पॉइंट समथिंग, तो ये आंसर आ जाएगा 95। ठीक है, तो ये क्लियर आंसर है। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर साइड अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्क्वायर का पूछा है तो बी डी क्यू बाई 12 होता है, रेक्टेंगल के लिए तो बी और डी यहाँ पे सेम ही है, तो बी रेज टू पावर 4। ठीक, नेक्स्ट है नॉर्मल कंसिस्टेंसी। If P is the percentage of water required for normal consistency of cement, percentage of water to be added for determination of initial setting time। तो initial final setting time के लिए water की content कितनी होती है, तो 0.85 times of the water required for standard consistency। और soundness test में कितना रखते हैं, 0.78 times of the standard consistency। ठीक है, ये दोनों वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। साउंडनेस के लिए 0.78 टाइम्स ऑफ द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी एंड सेटिंग टाइम के लिए 0.85 पी। सी नंबर 9 यूज करते हैं। विद द यूजुअल नोटेशन सिंकिंग फंड, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला ही आपको इसमें लिखना है, बी इज द राइट आंसर। अ सिंगल रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम, विड्थ गिवन है, डेप्थ गिवन है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील, फॉर द बीम टू बी अंडर रेनफोर्स्ड। अंडर रेनफोर्स्ड मींस एक्सयू की वैल्यू जो है वो एक्सयू लिमिट से कम हो। द मैक्सिमम नंबर ऑफ 16 mm डाया रेनफोर्सिंग बार दैट कैन बी प्रोवाइडेड। अब कह रहा है कि 16 mm बार का डाया का कितना बार हम प्रोवाइड करें ताकि बीम अंडर रेनफोर्स्ड है। तो सिंपल है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, बाकी इसमें है कुछ भी नहीं। तो फॉर्मूला हम डालते हैं। तो सबसे पहले AST लिमिट देखते हैं कि कितने स्टील की क्वांटिटी पे ये बीम बैलेंस सेक्शन बन जाएगा। उसके लिए क्या 0.36 इंटू FC के इंटू B इंटू XU लिमिट डिवाइड बाई 0.87 FY। इससे अगर आप सारी वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद अगर आप फाइंड करते हैं तो क्या मिलता है 1142.64 mm स्क्वायर। एक्चुअल लिमिट की वैल्यू अगेन कोड से 0.42 बाई डी, क्योंकि ग्रेड यहाँ में 500 गिवन है। ठीक, तो ये वैल्यू हमें मिल रहा है कि इतना स्टील का अगर एरिया प्रोवाइड कर देंगे तो सेक्शन कैसा हो जाएगा, बैलेंस सेक्शन। तो हमें एरिया इससे कम रखना है, तो अब डिवाइड कर देना है सिंपली कि कितने नंबर ऑफ बार इससे कम एरिया प्रोवाइड कर रहा है, डिवाइड बाई 5/4 इंटू डी स्क्वायर, और डी कितना है 16, ये मिलेगा अबाउट 5.68। तो अगर 5.68 स्टील प्रोवाइड करेंगे तो बैलेंस सेक्शन हो जाएगा, और अगर 5 प्रोवाइड करेंगे तो अंडर रेनफोर्स्ड। तो इससे अगर कम रखेंगे तो अंडर, इतना रखेंगे तो बैलेंस, और इससे अगर ज्यादा प्रोवाइड कर देंगे तो ओवर रेनफोर्स्ड। तो 5 इज द राइट आंसर, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्क्रीट, ये सभी जानते हैं पैराबोलिक एंड रेक्टेंगुलर। कैसा होता है, ऊपर से स्ट्रेट लाइन एंड देन पैराबोलिक, ऐसा ही स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम लेते हैं। ये स्टील के लिए है और ये कंक्रीट के लिए। ठीक, और वर्किंग स्ट्रेस मेथड हम कैसे लेते थे, ऐसे। ठीक है, दिस इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड दिस इज लिमिट स्टेट मेथड। सो यही बेसिक डिफरेंस है स्ट्रेस में, बाकी स्ट्रेन का डायग्राम सेम ही रहता है। तो डी हो जाएगा आंसर। 83 क्वेश्चन, अ बार ऑफ 4 सेंटीमीटर डाया, पुल की वैल्यू 40 है, एक्सटेंशन कह रहा है कि इतना हो रहा है, लेंथ में इतना एक्सटेंशन, और डाया में डिक्रीमेंट इतना हो रहा है। तो पॉइजंस रेशियो, पॉइजंस रेशियो हम जानते हैं इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। दोनों रेशियो को खाली डिवाइड कर देना है, दैट मीन्स कि लेटरल को पहले कंसीडर करेंगे डायमीटर को। तो डायमीटर के लिए कितना है 0. जितना भी लेटरल डायमेंशन है डायमीटर में कितना डिक्रीज हो रहा है 0.0018। तो 0.0018 divided by the original diameter which is 4 centimeter divided by the change in length, the change in length is 0.03 divided by original length which is 20 centimeter। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ पे पॉइजंस रेशियो की वैल्यू 0.3 आता है, तो सी इज द राइट आंसर। नाउ कैविटी वॉल इज जनरली प्रोवाइडेड फॉर, कैविटी वॉल का क्या काम है, हीट इंसुलेट करना, साउंड इंसुलेट करना और प्रिवेंशन ऑफ डैम्पनेस भी, क्योंकि दोनों वॉल के बीच में गैप होता है, इसलिए तीनों ही प्रोवाइड करता है। तो 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। एज पर IS 456/2000 द मिनिमम कवर शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द फुटिंग, तो ये आपको डायरेक्टली कोड में मिलेगा 26.4.2.2 में।
26.4.2.2 को नंबर क्लॉज में मिल जाएगा। 50 mm इज द मिनिमम कवर टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ फुटिंग। और कॉलम के लिए कितना है 40 mm, तो 50 mm इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इनिशियल लोड टेस्ट एंड रूटीन टेस्ट आर कैरीड आउट ऑन। ये अगेन इनिशियल लोड टेस्ट एंड रूटीन टेस्ट। तो इनिशियल लोड टेस्ट किस पे होना चाहिए, टेस्ट फाइल पे। इनिशियल लोड टेस्ट किस पे किया जाता है, टेस्ट फाइल पे। और रूटीन टेस्ट किस पे किया जाता है, वर्किंग फाइल पे। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ड्यूरिंग सीपेज थ्रू एन अर्दन मास द डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज। देखिए ये है इक्विपोटेंशियल लाइन और ये है फ्लो लाइंस। दीज आर द फ्लो लाइंस एंड दीज आर इक्विपोटेंशियल लाइंस। तो फ्लो लाइंस क्या कह रहा है कि सीपेज कैसे ट्रेवल करता है, ऐसे। तो ये किसके परपेंडिकुलर होगा, इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर। तो ऑप्शन सी, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइन। दैट मीन्स फ्लो लाइन हमेशा ऑर्थोगोनल होते हैं। क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, कई बार ऐसे भी पूछते हैं कि इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइन के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, दे आर ऑर्थोगोनल, दैट मीन्स एट 90 डिग्री। सो परपेंडिकुलर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कैन बी अप्लाइड टू एन इलास्टिक सिस्टम बाई कंसिडरिंग द वर्चुअल वर्क ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्सेस। तो रिएक्शन का भी कंसीडर करना है और एक्सटर्नल फोर्सेस का भी कंसीडर करना है। कोलैप्स लोड फॉर द बीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लें। या फिर अगर आप फाइंड करना जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड भी कर सकते हो, बट मैं आपको ऑलमोस्ट सबके लिए बता देता हूँ। फिक्स बीम है, अगर यही लोड सेंटर पे होता तो ये आंसर होता। अगर लोड अगर सेंटर पे हो फिक्स बीम में पॉइंट लोड तो 8 MP/L होगा, ठीक। अगर स्लाइटेड है मतलब सेंटर के अलावा किसी पॉइंट पे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 MPL/AB। इससे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो MP और L तो सेम ही रहने वाले हैं, A और B का खाली आपको यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करना है। यहाँ पे A क्या है, L/3, दिस इज A एंड दिस इज B। A और B को यहाँ पे सिर्फ वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 9 MP/L। अगर यूडीएल होता इसी में पूरा तो आंसर आता 16 MP। ठीक है, तो आप एसेंट्रिक के लिए ये फॉर्मूला याद मत करें, आपको ये डिपेंड पे डिपेंड करता है, ये लेंथ पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला ये याद रखना कि लोड अगर एसेंट्रिक है तो 2 MPL/A इंटू बी यहाँ पे रखना है हमेशा। ठीक है, तो A इंटू बी। बाकी के लिए फिक्स है, सेंटर पे होगा तो 8 MP ही आएगा हमेशा, यूडीएल होगा तो हमेशा 16 MP/L ही आएगा। यूडीएल थ्रू आउट द स्पैन, मतलब पूरे में यूडीएल है तो 16 MP। क्लियर, तो 9 MP/L इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज the exit gradient for the seepage of water through the soil medium is given by exit gradient delta H/L, the ratio of the head loss to the height of the seepage। height हो या length हो बात एक ही है। तो D is the answer। which one of the method is not classified as force method। तो दो प्रकार के मेथड होते हैं, फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, कानीज मेथड, दीज आर द डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है। बाकी थ्री मोमेंट थ्योरम, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, कास्टिग्लियानो थ्योरम या फिर जितने भी एनर्जी मेथड है ये सब फोर्स मेथड है। तो दीज आर फोर्स मेथड वेयर एज मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आर डिस्प्लेसमेंट मेथड हियर। और कौन कौन से मेथड डिस्प्लेसमेंट में, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, कानीज मेथड। थ्री हिंज्ड पैराबोलिक आर्च विल हैव नो बेंडिंग मोमेंट इफ इट इज हिंज्ड एट, कहाँ पे, क्राउन पे। तो थ्री हिंज पैराबोलिक आर्च का हम जानते हैं कि तीसरा हिंज कहाँ पे होता है, दो हिंज तो दोनों एंड पे और तीसरा हिंज क्राउन पे। और ये तीसरा हिंज क्या प्रोवाइड करता है, सिग्मा m इज इक्वल टू 0। तो एट क्राउन इज द राइट आंसर। इन पर्ट नेटवर्क 9 एक्टिविटीज ऑन इट्स क्रिटिकल पाथ। कोई पर्ट नेटवर्क में 9 क्रिटिकल एक्टिविटी है क्रिटिकल पाथ पे। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच एक्टिविटी ऑन द क्रिटिकल पाथ इज 3। ईच एक्टिविटी के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 3 है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द क्रिटिकल पाथ, पूरे पाथ का बोल रहा है कितना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, अगर पूरे पाथ का फाइंड करना है तो इट इज द समेशन ऑफ द वेरिएंस, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर। इस तरह से जितने भी एक्टिविटी है सभी का सिग्मा वेरिएंस का, तो सभी के वेरिएंस को यहाँ पे ऐड कर देना है। तो लास्ट में क्या आएगा, मतलब 9 टाइम्स 9, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह से आप 9 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा, 9 इंटू 9 और लास्टली आंसर आएगा 9। सो 9 विल बी द राइट आंसर। विच कॉम्बिनेशन इज नॉट कंसिडर्ड इन केस ऑफ स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन। तो डी ऑप्शन क्लियरली देख के आप बता सकते हो, क्योंकि विंड और अर्थक्वेक कभी भी डायरेक्टली दोनों एडिशन में नहीं लिया जाता, इसमें से हमेशा और में होता है।
EL ऐसे, या तो विंड लोड या फिर अर्थक्वेक लोड, ताकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा ना हो। तो डी इज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन। परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस सेक्शन ऑफ अ सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता परसेंटेज ऑफ स्टील बैलेंस सेक्शन के केस में। तो बी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कुछ टर्म होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही स्ट्रेंथ होता है एफ यू, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, या फिर जिसे हम करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, तो यील्ड स्ट्रेंथ विल बी द रॉन्ग आंसर। 96 क्वेश्चन वेन शियर का क्वेश्चन है। वेन शियर के क्वेश्चन में हम जानते हैं कि शियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू टॉर्क डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर इंटू एच बाई 2 प्लस डी बाई 6। सारी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। टी की वैल्यू 45 न्यूटन पर मीटर है, डी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है डायमीटर 7.2 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू गिवन है 10.8 सेंटीमीटर। इन सबको यहाँ पे इंसर्ट करके सेम यूनिट में जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 41.865। तो आंसर हो जाएगा 42 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द चेंज इन द शेयरिंग फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो डी एफ बाई डी एक्स की वैल्यू पूछा है यहाँ पे सिंपली, इट इज द लोडिंग। डी एफ बाई डी एक्स क्या होता है, नेगेटिव टाइम्स लोडिंग, और डी एम बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू शियर फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड शियर फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज कॉल्ड लोडिंग। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द वर्टिकल साइड ऑफ डोर और विंडो ओपनिंग इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, जैम बोलते हैं, जैम। बट इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। द स्लो सेटिंग सीमेंट विल हैव हायर परसेंटेज ऑफ, याद रखिए यहाँ पे स्लो सेटिंग सीमेंट है। तो जिप्सम क्या करता है, सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है, कि दैट मीन्स स्टार्टिंग जब होगा सेटिंग, तो जिप्सम का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, जिप्सम इज ओनली टू रिटार्ड द सेटिंग टाइम। अब आते हैं हम लोग ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट क्या करता है, फर्स्ट रिएक्शन को जनरेट करता है। अब स्लो सेटिंग सीमेंट में क्या होगा, C2S ज्यादा होगा और C3S कम होगा, क्योंकि C3S क्या करता है, अर्ली 7 डेज स्ट्रेंथ को शो करता है। C2S ज्यादा रखेंगे तो काफी धीरे धीरे सेट होगा। तो जो, और ये कहाँ पे यूज करते हैं, डैम वगैरह में, स्लो सेटिंग सीमेंट, या फिर जहाँ पे काफी टेम्परेचर हो वहाँ पे स्लो सेटिंग सीमेंट। तो C2S विल हैव हायर परसेंटेज पूछा है, तो यहाँ पे आ जाएगा C2S, डाइकैल्शियम सिलिकेट। शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 5000 इंटू अंडर रूट एफ सी के, ये डायरेक्टली गिवन है एस 456 में, 5000 इंटू अंडर रूट एफ सी के। और लॉन्ग टर्म कैसे निकालते हैं, शॉर्ट टर्म डिवाइड बाई 1 प्लस क्रीप कोफिशिएंट, इस तरह से निकालते हैं लॉन्ग टर्म। Now next question is consider the following oxides, the correct sequence in increasing order in the percentage of ordinary। OPC सीमेंट में इनका परसेंटेज बताओ। हमने पहले भी डिस्कस किया कि सबसे ज्यादा लाइम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड इज द हाईएस्ट। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा था, सबसे पहले कम की वैल्यू देखनी है, सबसे कम होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो 1 फर्स्ट, पहले 1 आएगा, सेकेंड फिर 3 आएगा, सेकेंड नंबर पे सिलिका, और तीसरे नंबर पे मतलब सबसे हाईएस्ट जो होता है वो होता है लाइम। 1 3 2 इज द राइट आंसर, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्नर ऑफ द स्लैब इज प्रिवेंटेड बाई, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्नर किसके थ्रू प्रिवेंट होता है स्लैब, टॉर्शन के थ्रू। ठीक है, टॉर्शन के थ्रू कॉर्नर्स को प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है, टॉर्शन रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं, मेसिंग के फॉर्म में, टॉप में भी और बॉटम में भी मेसिंग के फॉर्म में। इन द कॉम्पेक्शन टेस्ट द कॉम्पेक्टिव इफोर्ट इंक्रीज द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। कॉम्पेक्टिव इफोर्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो पहले अगर OMC ये था, अगर कॉम्पेक्टिव इफोर्ट बढ़ाया हमने तो चार्ट ऐसे शिफ्ट हो जाता है। दैट मीन्स जो पहले OMC यहाँ पे था, OMC यहाँ आ जाएगा, दैट मीन्स OMC डिक्रीज होगा और MDD इंक्रीज होगा। MDD इंक्रीज, OMC डिक्रीज। तो पूछा इसमें इफेक्ट किस पे, OMC पे, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे, तो डिक्रीजेस। The strain energy stored in a simply supported beam flexural rigidity is EI due to the central concentrated load। Simply supported beam given है, central load given है, कह रहा है कि strain energy कितना डेवलप होगा वो आप बताइए। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, m²/2EI इंटू dx होता है, इंटीग्रेशन 0 to L। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर हम स्ट्रेन एनर्जी की बात करें तो W²L³ डिवाइड बाई 96 EI। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसमें कहीं भी कुछ
कैलकुलेट करना चाहें तो आप सिंपली बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करके उसका स्क्वायर टाइम्स करके उसको डिवाइड कर दीजिए 2EI से और इंटीग्रेट कर दीजिए 0 to L के लिए, तो आपको यही आंसर मिलेगा W² L³ डिवाइड बाय 96 EI। नेक्स्ट इज इन अ मोमेंट एरिया मेथड द डिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट ए, जिस पॉइंट से भी डिफ्लेक्शन निकालते हैं उसी पॉइंट से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, और अगर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं तो m/EI डायग्राम का मोमेंट लेते हैं हमेशा। तो पहली बात तो मोमेंट ऑफ m/EI डायग्राम आएगा इन बिटवीन ए एंड बी, और मोमेंट कहाँ से लेना है ये किस पे डिपेंड करता है कि किस पॉइंट पे हमें डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए पॉइंट पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है तो मोमेंट हम किस पॉइंट से लेंगे, ए पॉइंट से लेंगे, तो अबाउट पॉइंट ए। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ फ्लाइट, सो मैक्सिमम कितना होना चाहिए 12 और मिनिमम 3, तो 3 मिनिमम और मैक्सिमम 12। कंसिडर द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर, टिम्बर की प्रिजर्वेशन के लिए इनमें से कह रहे कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ऑफ द इफेक्टिवनेस, कितना इफेक्टिव होगा, तो जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है उसको हमें पहले लिखना है। तो सबसे पहले इफेक्टिव होता है प्रेशर इम्प्रीगनेशन, कि अगर हम प्रेशर के साथ अप्लाई करते हैं प्रिजर्वेटिव को तो उसको सबसे नंबर 1 पे रखा है यहाँ पे। सेकेंडली डिपिंग, अगर हम टिम्बर को डिप करते हैं सॉल्यूशन में तो वो सेकेंडली इफेक्टिव होता है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और लास्ट वन इज ब्रशिंग और स्प्रेइंग, ये सबसे कम इफेक्टिव होता है, तो सी इज द राइट आंसर। दूसरा एक और क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है वो है फायर ट्रीटमेंट के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है टिम्बर में, तो सर एबल प्रोसेस, सर एबल्स प्रोसेस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सर एबल्स प्रोसेस किसके लिए यूज होता है, फॉर द फायर ट्रीटमेंट ऑफ टिम्बर। नेक्स्ट है इन लिमिट स्टेट मेथड स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट क्या कंट्रोल करता है, तो स्पेसिंग कंट्रोल करता है क्रैकिंग को और मिनिमम रेनफोर्समेंट कंट्रोल करता है डिफ्लेक्शन को। ठीक है, तो मेन रेनफोर्समेंट यहाँ पूछ रहा है कि स्पेसिंग किसको कंट्रोल करता है, तो क्रैकिंग को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रोलर्स इज सुटेबल फॉर द सॉइल सीमेंट स्टेबलाइजेशन, सॉइल सीमेंट स्टेबलाइजेशन किसको करेंगे, किसके लिए करेंगे हम, जनरली हम करते हैं सैंड के लिए। तो सैंड के लिए आप देख सकते हैं इसमें से कौन सा यूज करेंगे, 6 फुट रोलर तो हम क्ले के लिए करते हैं, स्मूथ व्हील्ड रोलर और न्यूमेटिक टायर रोलर ये दोनों किसके लिए होता है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल जैसे कि ग्रेवल वगैरह इनके लिए, वाइब्रेटरी रोलर सैंड के लिए। नेक्स्ट है द ग्रुप इफिशियंसी ऑफ पाइल, तो ये तो क्लियर है 100% से ग्रेटर होता है कोहेजनलेस सॉइल के लिए और कोहेसिव सॉइल में लेस देन 100%। ये क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम हैविंग a span L ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड W, 1/3 पे अप्लाई किया गया है, दूसरा 2/3 पे, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफ्लेक्शन का रेशियो होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है। कैंटिलीवर बीम है, एक लोड कह रहा है 1/3 पे अप्लाइड है और दूसरी लोड 2/3 पे अप्लाइड है, और डिफ्लेक्शन कह रहा है इस पॉइंट पे। तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे तो हम इजीली निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे निकालेंगे तो W L³ / 3EI, ये हो गया डिफ्लेक्शन यहाँ का, और यहाँ का निकालने के लिए प्लस करेंगे स्लोप, स्लोप कितना होगा WL² / 2EI टाइम्स द डिस्टेंस, 2EI टाइम्स द डिस्टेंस विच इज L/3 इन दिस केस। और सिमिलरली अगर इसके लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ L की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे L की वैल्यू हमें रखना है क्या 2L/3, ये भी रिप्लेस करना आपको जरूरी है, यहाँ पे 2L/3 L के साथ रिप्लेस हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 2:7 का। Hot bitumen is used in DPC in building. It can be applied with the minimum thickness of, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है 3 mm। तो अगर हॉट बिटुमिन यूज कर रहे हैं तो मिनिमम थिकनेस कितना होना चाहिए 3 mm का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रायर इन पेंट, ड्रायर कौन सा नहीं है, तो लिथार्ज, रेड लेड ऑक्साइड ये सभी ड्रायर का काम करते हैं जल्दी ड्राई करने का, बट कॉपर सल्फेट इसमें से एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। द रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम विड्थ गिवन है, डेप्थ गिवन है, रेनफोर्समेंट का ग्रेड गिवन है 415, और कैन एज पर द प्रोविजन ऑफ 456 मिनिमम एंड मैक्सिमम टेंशन रेनफोर्समेंट। मिनिमम के लिए हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है 0.85/Fy इज इक्वल टू AS/BD। AS की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है, बाकी सब गिवन है, B गिवन है 250, D गिवन है 400, Fy गिवन है 415। इसकी वैल्यू को अगर आप इंसर्ट करेंगे तो AS की वैल्यू मिल जाएगी जो कि मिनिमम स्टील होगा।
वो है 205 आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। मैक्सिमम कितना होता है 0.4% ऑफ द बी डी, तो यहाँ पे कैपिटल डी होना चाहिए बट कैपिटल डी हमें गिवन नहीं है, तो अगर हम स्मॉल डी से फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 250 इंटू 400 मल्टीप्लाई बाय 4%, तो 4% को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 4000 के आसपास, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वेल रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द परमिबिलिटी ऑफ अ स्ट्रैटम इन द फील्ड बाय पंपिंग टेस्ट। तो पंपिंग आउट टेस्ट में कह रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ मिनिमम ऑब्जर्वेशन वेल कितने होंगे, तो एक तो होता है पंपिंग वेल जिससे हम वाटर को पंप करते हैं, और मिनिमम 2 ऑब्जर्वेशन वेल हमें चाहिए ड्रॉ डाउन को मेजर करने के लिए, एक की डिस्टेंस r1 दूसरे की डिस्टेंस r2, तो मिनिमम 2 ऑब्जर्वेशन वेल चाहिए, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। और फार्मूला क्या होता है इसको फाइंड करने का, ये रहा Q इंटू लॉग बेस ई r2 अपॉन r1 r इंटू h2 स्क्वायर माइनस h1 का h1 स्क्वायर। h1 और h2 क्या है, इन दोनों की डेटम से हाइट, जितना इसमें लेवल आ रहा है ये h1 और इसमें जितना लेवल आ रहा होगा ये h2, इस तरह से हम निकालते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 2। इफ द फोर्सेस 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन 4 न्यूटन, अगर कह रहा है कि ये सभी हेक्सागोन के साइड्स हैं तो रिजल्टेंट कितना आएगा। रिजल्टेंट जब हम फाइंड करेंगे तो पहले तो fx निकालना है, रिजल्टेंट ऑफ x स्क्वायर, तो सभी फोर्स को x के रेस्पेक्ट में x डायरेक्शन में हम रिजॉल्व करेंगे, तो इसमें आता है फोर्स 4.1। सिमिलरली अगर Fy फाइंड करेंगे तो ये भी आएगा 4.1। हेक्सागोन अगर हम बनाते हैं तो अगर हम इसको रिजॉल्व करते जाएंगे तो इस केस में दोनों की वैल्यू Fx और Fy दोनों की वैल्यू 4.1। रिजल्टेंट के लिए हमें दोनों को स्क्वायर करके अंडर रूट कर देना है, तो ये आता है 5.79 के आसपास। द नियरेस्ट आंसर इज 6 न्यूटन। For a single point load W moving on a symmetrical parabolic 3-inch arch span L, maximum sagging moment occurs। तो ये ILD का क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट कब अकर होता है, जब लोड की वैल्यू दोनों ही एंड से, इधर से भी और इधर से भी 0.211 L पे सिचुएटेड हो। तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की लोकेशन है। तो अगर लोडिंग की वैल्यू यहाँ पे होगी सिंगल पॉइंट लोड के लिए तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर होगा दोनों ही एंड से, अगर ये यहाँ से हो तब भी और यहाँ से हो तब भी। A course of stone provided just below the cornice is known as। cornice किसको बोलते हैं, जो स्लैब के नीचे एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं cornice। तो एक स्टोन का ही होता है, ये भी cornice भी स्टोन का ही जनरली बना होता है, इसको बोलते हैं फ्रीज। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज एज पर 456 2000 मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो। तो अगेन ये टेबल 5 में आपको क्लियरली गिवन है 456 के हर एक कंडीशन के लिए मिनिमम कितनी वैल्यू है और मैक्सिमम कितनी वैल्यू। तो सीमेंट कंटेंट यहाँ पे 240 है क्योंकि कंडीशन कौन सा पूछा है, मॉडरेट कंडीशन। तो 220 से लेकर 260 तक मैक्सिमम वैल्यू है, 220 है माइल्ड के लिए और 260 है एक्सट्रीम कंडीशन के लिए। तो 240 और इसके लिए वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू भी गिवन है। तो इसके लिए तो सिंपली आपको टेबल 5 याद होना चाहिए और इसमें कोई भी लॉजिक है नहीं। टेबल 5 ऑफ 456। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ 0.7 इंटू अंडर रूट एफ सी के, ये भी 456 में ही गिवन है, इसमें भी कुछ जादू है नहीं, बस इसमें आपको याद रखना है कि मल्टीप्लाई होता है 0.7 इंटू अंडर रूट एफ सी के। नेक्स्ट इज विच टेस्ट इज टू बी डिटरमाइंड टू बी कंडक्टेड इन लेबोरेटरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स। सी और फाई को फाइंड करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो ये मोस्ट कॉमन और मोस्ट पॉपुलर टेस्ट है ट्राइक्सियल टेस्ट। प्रॉपर टेस्ट डेंसिटी के लिए, ये भी डेंसिटी के लिए, और एटर वर्क लिमिट, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट फाइंड करने के लिए। तो ट्राइक्सियल कंप्रेशन टेस्ट इज अ राइट आंसर। टफनेस इंडेक्स ऑफ अ क्लेली सॉइल इज गिवन बाय, तो IP अपॉन IF। प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइड बाय फ्लो इंडेक्स, ए इज द राइट आंसर। पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑन अ प्रिंसिपल प्लेन ओनली नॉर्मल स्ट्रेस एक्ट। इनकरेक्ट कह रहा है, प्रिंसिपल प्लेन पे ओनली नॉर्मल स्ट्रेस ही एक्ट करता है। ये भी हम जानते हैं कि प्रिंसिपल प्लेन अगर है तो प्रिंसिपल प्लेन पे नॉर्मल ही एक्ट करता है, फिर स्ट्रेस हमेशा 0 होता है। ये स्टेटमेंट तो सही है। आइसोट्रोपिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑन द प्लेन विच कैरीज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस द नॉर्मल स्ट्रेस इज 0। ये गलत है क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस किसी भी प्लेन पे 0 नहीं होता। शियर स्ट्रेस 0 होता है प्रिंसिपल प्लेन पे, बट नॉर्मल स्ट्रेस किसी भी प्लेन पे 0 नहीं होता। मोर्स सर्कल से हम ये देख चुके हैं, ठीक है, तो इसलिए सी इज द इनकरेक्ट आंसर। द क्रिटिकल एक्टिविटी हैज,
क्रिटिकल एक्टिविटी, तो इसमें देखो मैक्सिमम फ्लोट नन ऑफ द तो हो ही नहीं सकता, इसमें दो ऑप्शन है, मिनिमम फ्लोट और जीरो फ्लोट। तो इसमें क्या करना है आपको, फ्लोट की जब बात आती है तो फ्लोट इज, तो यहाँ पे जीरो फ्लोट, क्रिटिकल एक्टिविटी के पास क्या होगा, जीरो फ्लोट। दैट मीन्स कोई भी टाइम के साथ गैपिंग नहीं है, हमें जितने टाइम में खत्म करना है उतना ही टाइम हमारे पास अवेलेबल भी है, वी डू नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल। नेक्स्ट इज reinforcement provided in a rectangular RCC beam, effective depth 500, कह रहा है कि कोई reinforcement beam है और effective depth 500 है, in such that actual depth of natural axis is 300 mm from the extreme fiber। अब effective depth 500 mm, XU की वैल्यू 300 mm गिवन है फ्रॉम एक्सट्रीम फाइबर, Fe415 स्टील है, और वो भी कह रहा है कि स्टील ओनली टेंशन फेस में है, दैट मीन सिंगल रेनफोर्स बीम है, तो इट इज इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली XU मैक्स ओवर D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो XU मैक्स ओवर D भी फाइंड भी नहीं करनी, बल्कि एक कोड में IS456 में प्रोवाइड करता है। तो XU मैक्स ओवर D फॉर Fe415 कितना होता है, 0.48 टाइम्स द D, तो 0.48 D करेंगे अगर आप, तो 0.48 इंटू D देखिए कितना आता है, और D हमें 500 गिवन है, 0.48 D जब आप इसको करेंगे तो ये जनरली ओवर एनफोर्स्ड आता है, 0.48 इंटू D, तो ये ओवर एनफोर्स्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। The Tropic of Cancer passes through which of the following states? Tropic of Cancer टोटल 8 स्टेट से पास होता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन कौन सा इसमें मैच नहीं होता है, देखिए त्रिपुरा और मिजोरम तो है, मणिपुर का इसमें कोई नहीं है, और वेस्ट बंगाल भी है, तो 1 to 4 इज द राइट आंसर। सो 1 to 4 इज द राइट आंसर। टू whom the credit is given to organize the labor movement in India? लेबर मूवमेंट इन इंडिया 1890 में स्टार्ट किया था NM लोखंडे ने, ठीक है, NM लोखंडे ने, लेबर मूवमेंट। When did World Health Organization declare COVID-19 as a pandemic? COVID-19 को एज ए पेंडेमिक कब उन्होंने डिक्लेयर किया था, तो 11 मार्च 2020। Which of the following is not a अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। रोटलैंड आइलैंड ये है, नारकोंडम आइलैंड ये भी है, बोमपोका आइलैंड ये भी है, और आमिन देवी आइलैंड ये कहाँ है, लक्षद्वीप में। सो दिस विल बी द इनकरेक्ट वन। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन कमिटी ऑफ ऑन प्रिविलेज? कमिटी ऑन प्रिविलेज में टोटल नंबर ऑफ मेंबर 15 होता है, ठीक है, इसके चेयरमैन है अभी मीनाक्षी लेखी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल? इसमें आपको पता है कि इंडिया भी था इससे पहले 2020 तक, 2020 to 22, और इंडिया अगेन सेलेक्ट हुआ है तो 22 to 24 के लिए, बट इसमें पूछा है कि और अदर्स कंट्री कौन से हैं, तो इसमें होंडुरास भी सेलेक्ट हुआ है इस बार, ठीक है, होंडुरास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज पैट्रन ऑफ लिटरेचर, जहांगीर अवार्डेड द टाइटल ऑफ पंडित राज। इसमें जहांगीर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये शाहजहां के टाइम पे अवार्ड किया गया था, शाहजहां के पैट्रनशिप में। ये किसको पंडित राज का उपाधि दी गई थी, तो वो था जगन्नाथ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज सेलेक्टेड एज द 100th स्मार्ट सिटी? पहला था, इसमें आप सभी को पता है कि गुजरात का था गिफ्ट सिटी, और 100th जो है वो है शिलोंग। इसको 2023 तक कंप्लीट करना है 100 स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑन विच डेट? देखिए 9th को इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, 10 को लोकसभा में पास हुआ था, और 11 दिसंबर को फाइनली ये बिल पास हो गया था विधानसभा से भी। कितने कितने राज्यसभा में, देखिए आप, सॉरी राज्यसभा में 125 लोगों ने इस पे सहमति दी थी और 105 लोगों ने सहमति नहीं दी थी। सिमिलरली लोकसभा में 311 एमपी का इसमें सिलेक्शन हाँ था, और 80 एमपी का ना था, अगेंस्ट थे, बट फिर भी ये पास हो गया था क्योंकि मेजोरिटी आ गया था। तो 11 दिसंबर को फाइनली ये पास हुआ। बिल इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 9th को, 10th को लोकसभा में पास हुआ था, और 11th को राज्यसभा में पास हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो किसानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे लिखा हुआ बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट, तो ये ऑप्शन
इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कह रहे कौन इनकरेक्टली मैच्ड है। हु वाज द एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो BN राव इसके एडवाइजरी कमेटी थे। 1 जुलाई 1946 को इनको बनाया गया था। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द यूनियन स्टेट रिलेशनशिप, तो इस सभी पार्ट के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप एक बार देख लीजिए। पार्ट 5 द यूनियन के बारे में है, आर्टिकल 52 to 151। पार्ट 7 को बाद में हटा दिया गया था 1956 के अमेंडमेंट में, इसमें इसको कैंसिल कर दिया गया था। पार्ट 8 जो है इसमें आर्टिकल 239 to 242 है, इसमें यूनियन टेरिटरी के बारे में डिस्कस किया गया है। पार्ट 11 सॉरी 245 to 263 आर्टिकल, ये है स्टेट्स एंड सेंटर के रिलेशनशिप के बारे में। तो आर्टिकल 11 इज द राइट आंसर, सॉरी पार्ट 11। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू नोबेल पीस प्राइज अनाउंस्ड इन अक्टूबर 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये दो लोगों को दिया गया है, मारिया रेसा और दिमित्री मुर्तोव। ये रशिया से हैं और ये फिलीपींस से हैं। ये दोनों जर्नलिस्ट हैं और इन दोनों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस पे अच्छा काम करने के लिए इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। तो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। इन विच ईयर वॉज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म्ड, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बनाया गया था, 6 अगस्त 1952 को। मैच द लिस्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। माइका आप सभी को पता है नेल्लौर से मिलता है, दिस इज द फोरमोस्ट। सबसे अच्छा माइका कहाँ से मिलता है, नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट से, आंध्र प्रदेश के। तो D4, तो देखिए इसमें D4 में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो ये इसमें D हो जाएगा आंसर। बाकी भी आप पैसे करके देखें, बट माइका नेल्लौर के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। Which one of the following revolution was not associated with काकोरी ट्रेन इंसिडेंट, काकोरी ट्रेन इंसिडेंट में से कौन से एसोसिएटेड नहीं थे। खुदीराम बोस 1908 में इनको फांसी दे दी गई थी, तो इनका होना तो सवाल ही नहीं है। बाकी सब थे, रोशन सिंह भी थे, असाफुल्ला खान भी थे, राजेंद्र लेहरी भी थे, तो इसलिए खुदीराम बोस इज द राइट आंसर। When was एक भारत श्रेष्ठ भारत अनाउंस, एक भारत श्रेष्ठ भारत को 2015 में लॉन्च किया गया था, 31 अक्टूबर 2015। 140वां बर्थ एनिवर्सरी था किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। कंसिडर द फॉलोइंग इन्वेंट एंड अरेंज देम इन क्रॉनिकल ऑर्डर। देखिए ये और ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ढाई दिन का झोपड़ा और कुबैतुल इस्लाम मॉस्क, ये दोनों का कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट करवाया था, गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 एंड 1193 में। इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ सुल्तान गहरी, ये 1231 में स्टार्ट हुआ था। और लास्ट में कंस्ट्रक्शन ऑफ सिरी फोर्ट, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था 1303 में। तो क्या होगा 1 2 4 3, 1 2 4 एंड 3 इज द राइट आंसर। With reference to the inauguration of the international airport at Kushinagar in October 2021, which of the following statement is correct? तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, द फर्स्ट इनॉग्रल फ्लाइट टू लैंड वाज श्रीलंकन, श्रीलंकन से आए थे, यहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स वगैरह आए थे, बौद्ध मॉन्क्स आए थे। कुशीनगर बिकम द 4th इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नहीं है 3rd इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसलिए ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि इनमें से वेद को मर्ज करना है ब्राह्मण के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऋग्वेद किसके साथ मर्ज होता है, कौशिकी ब्राह्मण के साथ, ऋग्वेद को कौशिकी ब्राह्मण के साथ। दूसरा है यजुर्वेद, यजुर्वेद किसके साथ मर्ज होता है, शतपथ ब्राह्मण के साथ। तीसरा सामवेद किसके साथ, पंचवीस ब्राह्मण के साथ। और लास्ट अथर्ववेद, अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण के साथ, ठीक है, तो गोपथ ब्राह्मण। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज दीज इन क्रॉनिकल ऑर्डर। अगेन इसको आप ईयर वाइज में समझा लीजिए। साइमन कमीशन 1990 में जो एक्ट आया था उसकी रिव्यू के लिए 1927 में आया था। कैबिनेट मिशन प्लान हम सभी जानते हैं 1946 में आया था। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था। 8 अगस्त को इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। तो 8 अगस्त 1942 को, इसे क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो 1423 आएगा। Which of the following article empowers the president to grant pardon? तो आर्टिकल 72। आर्टिकल 74 क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। आर्टिकल 72 क्या है, रिपोर्ट करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको, प्रेसिडेंट को। और आर्टिकल 80 क्या बताता है, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन द सिल्वर मेडल इन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इन अक्टूबर 2021। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अंशु मलिक।
इसने किसको हराया था? हेलैंड को हराया था, जो कि यूएसए के हैं। और कहाँ पे हुआ था मैच? ओस्लो में। ओस्लो कहाँ? नॉर्वे की राजधानी। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ मेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तर प्रदेश, इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है। इन द रीजन ऑफ विच चोला किंग फर्स्ट ट्रेड डेलीगेशन वाज सेंट टू चाइना? तो चोला किंग का अच्छा रिलेशन था चाइना के साथ, तो राजेंद्र वन चोला किंग के थे, जिसके टाइम पे उन्होंने डेलीगेशन को भेजा था। रेसिप्रोक, अब आते हैं हम लोग सिविल क्वेश्चन पे। रेसिप्रोकल लेबलिंग एलिमिनेट। रेसिप्रोकल लेबलिंग 3 एरर को हटाता है, कोलिमेशन एरर, कर्वेचर एरर एंड रिफ्रैक्शन एरर। सो बी इज द राइट आंसर। द मैग्नेटिक बियरिंग गिवन है यहाँ पे, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भी गिवन है, तो ट्रू बियरिंग। तो देखिए मैग्नेटिक बियरिंग और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन गिवन है, इसमें सीधा इसको माइनस करना है हमें, तो ये क्या आएगा? 122 डिग्री एंड 25 मिनट। Which of the following types of resolution correspond to the smallest difference of radiant energy detected by a sensor? सबसे कह रहा है कि स्मॉलेस्ट डिफरेंस इन रेडियंट एनर्जी, सबसे कम एनर्जी डिफरेंस को कौन मेजर करता है? स्पेशियल रेजोल्यूशन। ये सभी सेंसर की प्रॉपर्टी है जो कि अलग अलग चीजों को मेजर करता है, बट यहाँ पूछा है कि correspond to स्मॉलेस्ट डिफरेंस ऑफ रेडियंट एनर्जी, तो उसको कौन मेजर करता है? मतलब ये प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? स्पेशियल रेजोल्यूशन। इन एन एडजस्टेड लेवल व्हेन द बबल इज सेंटर्ड, बबल अगर सेंटर में है तो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब किसके पैरेलल होता है? लाइन ऑफ साइट के। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ प्लेन ट्रायंगल एंड दैट ऑफ द स्फेरिकल ट्रायंगल इज 1 सेकंड व्हेन द ट्रायंगल ऑफ द अर्थ सरफेस हैज एन एरिया अबाउट। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, जियोडेटिक सर्विंग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स द एरियल एक्सटेंट बियॉन्ड विच जियोडेटिक सर्विंग इज स्टार्टेड टू 195 किलोमीटर स्क्वायर। Two straight line deflect through an angle 60 degree. The radius of the curvature curve joining the two straight line is 600 meter. इसमें क्या दिया हुआ है? डिफ्लेक्शन की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, रेडियस गिवन है 600 मीटर, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड एंड मिड ऑर्डिनेट। लॉन्ग कॉर्ड के लिए हम जानते हैं 2r sin del by 2, 2r sin del by 2 क्या होता है? लॉन्ग कॉर्ड। तो अगर आप इसे फाइंड करेंगे तो यह आएगा 600 मीटर। और मिड ऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है? r इंटू 1 माइनस कॉस डेल बाई 2। तो यहाँ पे डेल हमें पता है 60 है, तो cos 30 1 माइनस cos 30 इंटू 600, इसकी जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 80.4। सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इन एन एक्सटर्नल फोकसिंग टैक्योमीटर। आप टैक्योमीटर का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एडिटिव कांस्टेंट और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट निकालिए। तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है? f अपॉन आई, और एडिटिव कांस्टेंट होता है f प्लस डी। फोकल लेंथ हमें दोनों में गिवन है, फोकल लेंथ कितना है? 25 सेंटीमीटर। और आई क्या होता है? आई यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे फिक्स्ड हेयर इंटरवल, तो फिक्स्ड हेयर इंटरवल है 5 mm। तो 5 mm और 25 को अगर रेशियो करेंगे तो ये आएगा 50, और f प्लस डी, तो f ये है और d ये है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 40.40। सो डी विल बी द राइट आंसर। एन एरियल फोटोग्राफ ऑफ टेरन हैविंग एवरेज एलिवेशन, एक टेरन की एवरेज एलिवेशन है 400 मीटर, स्केल गिवन है ये, फोकल लेंथ ऑफ कैमरा गिवन है 15 सेंटीमीटर, कह रहा है फ्लाइंग एल्टीट्यूड। फॉर्मूला पता है आपको, स्केल इज इक्वल टू एफ फोकल लेंथ डिवाइड बाई फ्लाइंग हाइट माइनस एवरेज हाइट ऑफ द टेरर। फॉर्मूले में आप इंसर्ट कर दें, यहाँ पे 1/7500 हो जाएगा, इज इक्वल टू फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में है, डिवाइड बाई फ्लाइंग हाइट, सेंटीमीटर है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाई, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 100 इंटू एच, तो एच तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, माइनस स्मॉल एच, तो 1400। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कैपिटल एच की वैल्यू आएगी 522525। हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा गिवन है यहाँ पे बाई 4 ऑब्जर्वर, 1 2 3 4 मल्टीपल टाइम्स रिपोर्टेड वैल्यू। द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द एंगल थीटा इज अप्रोक्सीमेटली। कैसे निकालेंगे? सभी को वेट करना है, this multiply by this multiply by this multiply by this multiply by this divide by total number of observation which is 19 here। तो इस सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड करके डिवाइड करेंगे 19 से, तो ये डायरेक्टली आएगा 36 डिग्री। 36 डिग्री इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। अ पैराबोलिक वर्टिकल कर्व इज सेट आउट कनेक्टिंग, तो ग्रेड यहाँ पे गिवन है, एक अप ग्रेड है और एक डाउन ग्रेड है। चेंजेज ऑफ RL ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का RL गिवन है 1000 मीटर, एंड सॉरी चेंजेज है 100 मीटर और RL है 250 मीटर, किसका? इंटरसेक्शन का। द एडमिसिबल रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड इज 0.05
पर 20 मीटर। तो पर 20 मीटर परसेंटेज कितनी है 0.05, द चेंज ऑफ द टेंजेंट पॉइंट। सबसे पहले हमें क्या करना है कि लेंथ निकालना है। तो लेंथ ऑफ कर्व के लिए फॉर्मूला आप याद रखिए, ग्रेड टोटल ग्रेड डिवाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड। ये फॉर्मूला यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड -6 माइनस 0.6 माइनस 0.7, तो माइनस ग्रेड और प्लस ग्रेड डिवाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड। तो 0.05 कितने में 20 मीटर में है, तो 100% के लिए कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 100। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिल जाएगा लेंथ ऑफ द कर्व। तो लेंथ ऑफ द कर्व मिल गया। तो लेंथ ऑफ कर्व में क्या होगा, हाफ इधर और हाफ इधर। तो हाफ इधर और हाफ इधर में क्या करना पड़ेगा 1000, अगर हम यहाँ का चेंज पता है, टॉप पॉइंट का चेंज पता है, तो लेंथ इधर को माइनस करेंगे तो इधर का चेंज आएगा, और इसके आरएल से इसका लेंथ माइनस करेंगे तो यहाँ का आएगा। तो यही है लेंथ ऑफ कर्व में से पहले आपको माइनस करना है। तो आरएल यहाँ का दिया हुआ है कितना चेंज 1000, टॉप का इंटरसेक्शन का चेंज है 1000। तो 1000 में से अगर 240 माइनस करेंगे 260 माइनस करेंगे, ये वैल्यू आएगा 260। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ईच साइड क्या आएगा 740, और इधर अगर हम ऐड करते हैं 260 1000 में तो ये आएगा 1260। तो 260 इधर 260 इधर, तो टोटल लेंथ कितना हो गया 260 इंटू 2। तो डी इज द आंसर। द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, ये सिंपल है, इसको बोलते हैं रेजिडुअल एरर। ऑब्जर्व्ड वैल्यू और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू में, ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू के बीच में डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं ट्रू एरर। फर्स्ट वाटरिंग ऑफ अ क्रॉप्ड एरिया, पहले वाटरिंग जो होते हैं उसको बोलते हैं कोर वाटरिंग, और जितनी डेप्थ के लिए कोर वाटरिंग की जाती है उसको बोलते हैं कोर डेप्थ। व्हाट इज द थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है ग्लूकोज के लिए। तो ग्लूकोज के लिए कंसंट्रेशन कितनी है 500 mg पर लीटर। तो ग्लूकोज का रिएक्शन क्या होता है C6H12O6 में, इसकी मॉलिक्यूलर वेट होती है 180, और अगर ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल होता है जिसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है 190, इज इक्वल टू 6 कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी मॉलिक्यूलर वेट 264। अगर हम इससे निकालेंगे टोटल टीओडी ऑफ ग्लूकोज तो क्या होगा 192 डिवाइड बाई 180, तो ये आ जाएगा 1.07 mg ऑफ O2 पर mg ऑफ ग्लूकोज। तो 1 mg ऑफ ग्लूकोज को डिकम्पोज करने के लिए थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू कितनी है 1.07। अब जितना भी टोटल कंसंट्रेशन दिया है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1.07 इंटू 500। ये वैल्यू आप याद भी रख सकते हो कि ग्लूकोज के लिए फिक्स होता है ये 1.07, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। सो 1 mg ऑफ ग्लूकोज को अगर डिकम्पोज करना है तो टीओडी की रिक्वायरमेंट है 1.07। अब जो भी कंसंट्रेशन गिवन है उसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल क्वांटिटी निकल जाएगा। सिमिलरली बेंजीन के लिए वैल्यू होती है 3.08। अगर बेंजीन है तो जनरली क्वेश्चन में ग्लूकोज या बेंजीन का पूछते हैं, तो ग्लूकोज का 1.07 पर mg और बेंजीन का 3.08, ठीक है 1.07 एंड 3.08। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन पर सेंसस, तो पॉपुलेशन गिवन है 2 लाख 2.1 एंड 2.3, 1981 1991 पर डिकेड का गिवन है। तो कह रहा है कि अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से आप निकालिए। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है इनिशियल पॉपुलेशन प्लस जितने नंबर ऑफ डिकेड में हमें कैलकुलेट करना है वो इंटू एवरेज। एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा एवरेज कितना इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ 2 से 2.1 तो 0.1 इंक्रीज हुआ, 2.1 टू 2.3 0.2 इंक्रीज हुआ, 0.1 प्लस 0.2 डिवाइड बाई 2, एवरेज इंक्रीज कितना हुआ एक्स बार की वैल्यू यहाँ पे 0.15, इसमें अगर हम वैल्यू रखते हैं तो क्या हुआ 2.3, लास्ट डिकेड का कितना है 2.3, तो 2.3 प्लस 1 इंटू 0.15, तो आंसर आ जाएगा 2.45। सो डी विल बी द राइट आंसर। एरिएशन इन वाटर इज डन फॉर द रिमूवल ऑफ, एरिएशन किसको रिमूव करता है टेस्ट एंड ऑर्डर को, तो बेड ऑर्डर, कलर नहीं, ट्यूबिलिटी नहीं, हार्डनेस नहीं। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ट्रिकलिंग फिल्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या होता है जो सीवेज है उसको हम फिल्टर बेड पे उसको डालते हैं, फिर जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वहां पे वो उसको ट्रैप करता है, इसलिए इसको हम कैसे डिकम्पोज करते हैं सीवेज को बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन के थ्रू। ना ही तो इसमें डिसइंफेक्शन करते हैं, ना ही कोई सेडिमेंटेशन होता है, ना ही कोई कोएगुलेशन होता है, इसमें हम बायोफिल्ट्रेशन करते हैं। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के द्वारा इसको फिल्ट्रेट किया जाता है सीवेज को। यूजिंग फेरस ऑलम फॉर कोएगुलेशन इन वाटर ट्रीटमेंट चेंजेस पीएच, ऑलम यूज करने के लिए कंडीशन ये है कि वाटर को स्लाइट अल्कलाइन होना चाहिए, और ऑलम क्या करता है अल्कलिनिटी को कंज्यूम करता है, तो जैसे अल्कलिनिटी को कंज्यूम करेगा पीएच वैल्यू घटेगा, तो इसलिए इट लोअर्स द पीएच। जनरली 8.5 के आसपास
pH को रहना चाहिए। तो 6.5 to 8.5 जनरली pH की वैल्यू रखते हैं अगर हम कॉलम यूज कर रहे हैं एज अ कोएगुलेंट। इन एन एनएरोबिक स्टेबलाइजेशन बेसिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरेटेड, इनमें से कौन सा जनरेट नहीं होता है। देखिए इनमें से कौन कौन सा जनरेट होता है, अमोनिया, नाइट्रोजन, H2S, CH4, CO2, ये सब गैस जनरेट होता है एनारोबिक रिएक्शन के टाइम पे। नाइट्रेट भी होता है, तो NO3, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब होते हैं, फॉस्फेन नहीं होता है। ठीक है, फॉस्फेन इज अ वेरी टॉक्सिक मटेरियल, सो फॉस्फेन इज द इनकरेक्ट आंसर। ट्रैप्स आर यूज्ड इन हाउसहोल्ड ड्रेनेज सिस्टम। ट्रैप का काम क्या है, फाउल गैसेस की एंट्री को रोकना, और हमेशा ये समिट पे प्रोवाइड किया जाता है, हमेशा ये ट्रैप्स समिट पे प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे निगेटिव प्रेशर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, इन अ 12 सेंटीमीटर डाया पाइप माइनर लॉसेस आर इक्वल टू, तो माइनर लॉस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5 इंटू वी स्क्वायर बाई 2g। द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ अ पाइप, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ पाइप निकालना है जिससे फ्रिक्शन फैक्टर गिवन है। इसको कैसे इक्वेट करना है, तो देखिए FL_V स्क्वायर डिवाइड बाई 2GT, ये इक्विवेलेंट पाइप के लिए है लॉस, और ये बराबर है माइनर लॉस के। कह रहा है कि इसको काउंट करना है, तो 5V स्क्वायर बाई 2g, जिसमें से जो कट रहा है उसको कट कर देंगे, g से g गया। यहाँ से हमें क्या निकालना है, f की वैल्यू भी हम इंसर्ट कर देंगे, f इक्वल टू 0.4। यहाँ से हमें क्या निकालना है, डाया, तो यहाँ पे सिर्फ f की वैल्यू भी इंसर्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, लेंथ की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, हम लेंथ की वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, तो d हमें मिल जाएगा, और d कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 15 मीटर। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक जंप अकर व्हेन देयर इज अ ब्रेक इन, तो कब होगा, जब स्टीप स्लोप से माइल्ड स्लोप में चेंज हो रहा होगा, उस समय जंप फॉर्म होता है। टू जनरेट 1000 हॉर्स पावर अंडर अ हेड ऑफ 81 मीटर while working at a speed of 500 rpm, a turbine of choice would be, कौन सा टर्बाइन है, तो सिंपल है। पहले तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, स्पेसिफिक स्पीड इज इक्वल टू स्पीड इंटू अंडर रूट पी डिवाइड बाई एच रेज टू पावर 5/4। तो यहाँ पे स्पीड गिवन है कितना, आरपीएम 500 आरपीएम गिवन है, और पावर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट कर देंगे किसमें, हॉर्स पावर को किलोवाट में, तो 7354 हो जाएगा किलोवाट डिवाइड बाई एच रेज टू पावर 81 रेज टू पावर 5/4। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो स्पेसिफिक स्पीड कितना आ रहा है, 176। अब स्पेसिफिक स्पीड के आधार पर यहाँ पे टरबाइन को मैंने अलग अलग करके दिखा दिया है। पेल्टन व्हील क्या है, 8.5 से लेकर 30 अगर स्पेसिफिक स्पीड है तो पेल्टन टरबाइन यूज करते हैं। 30 to 51 है तो भी मल्टीपल जेट के साथ पेल्टन व्हील ही यूज करते हैं। कैप्लान टरबाइन कब यूज करते हैं, जब स्पेसिफिक स्पीड 225 से लेकर 860 के बीच में हो तो कैप्लान टरबाइन यूज होता है, और 51 to 225 है तो फ्रांसिस टरबाइन यूज होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितना आ रहा है हमारा 176, तो 176 जनरली फ्रांसिस के लिए यूज होता है। ठीक है, क्योंकि ये 51 to 225 के बीच में है 176, दैट्स व्हाई फ्रांसिस टरबाइन इज यूज्ड। A fluid is one which can be defined as a substance that, fluid किसको बोलते हैं, तो इस definition में clear है, which can deform indefinitely under the action of smallest shear force. So this is the definition of a fluid. A pumped storage plant is always a peak load plant. Pumped storage plant को कैसे बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है peak load plant की तरह। मर्क्यूरी इज यूज्ड इन अ बैरोमीटर, बैरोमीटर में क्यों मर्क्यूरी यूज होता है, क्योंकि ये लेस हाइट ऑफ कॉलम देता है हाई प्रेशर के लिए भी। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होती है, इसकी वेपर प्रेशर भी काफी लो होती है। नेक्स्ट आता है, A rectangular channel section will be economical when the depth of the flow and the bottom width are in the ratio of। रेक्टेंगुलर चैनल के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल कब होता है, जब डेप्थ विड्थ के हाफ हो जाए, और मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए हाइड्रोलिक रेडियस की वैल्यू y/2 होती है, तो आंसर हो जाएगा 1:2। Pick the correct statement for the evaporation from the water surface। Increase with humidity, नहीं, it decreases with humidity, so this option is incorrect। Decrease with wind speed, नहीं, wind speed के साथ increase होता है, so this option is also incorrect। Increase if there is salinity or pollution, incorrect। salinity 1% salinity बढ़ने पे 1% evaporation decrease होता है, so right answer is C, it is proportional to the deficient of vapor pressure, this is Dalton's law। तो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, डिफिशियंसी जितनी होगी वेपर प्रेशर में उतनी इवेपोरेशन ज्यादा होगी। अ कल्वर्ट इज
designed for a peak flow QP on the basis of rational formula. If the storm of the same intensity are used in the design and twice the duration occurs, then the resulting peak की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, वो पीक की वैल्यू यहाँ पे QP ही रहने वाली है। और फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या होता है, सी ए इंटू आई। सी यहाँ पे रन ऑफ कोफिशियंट है, ए यहाँ पे एरिया ऑफ द कैचमेंट है, आई इज द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, सो क्यूपी इज द राइट आंसर। A triangular direct runoff due to a storm has a time base यहाँ पे 19 hours है, 90 hours है। The peak flow of 60 meter cube per second occurs at 20 hours from the start of the storm। टाइम बेस गिवन है, पीक फ्लो गिवन है 60 और इसका टाइम है 20 आवर्स पे पीक मिलता है हमें। द एरिया ऑफ द कैचमेंट इज 300 किलोमीटर स्क्वायर। द रेनफॉल एक्सेस ऑफ द स्टॉर्म, तो रेनफॉल एक्सेस पूछा है तो सिंपल है, आप इसकी एरिया को यहाँ पे फाइंड करेंगे, ये आंसर मिलेगा आपको 3.24। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी। एरिया अगर आप फाइंड करेंगे यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ, बेस आपको पता है 90, बेस पीरियड आपको 90 गिवन है, हाइट कितना है 60 इंटू 36 मिनट। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे और ये इक्वल किसके होता है, रेनफॉल एक्सेस इंटू एरिया के। तो रेनफॉल एक्सेस हमें यहाँ पे गिवन है और रेनफॉल एक्सेस हमें यहाँ पे फाइंड करना है और कैचमेंट एरिया हमें गिवन है 300। तो 300 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो ये फाइनली हमें आंसर मिलेगा 3.24। 3.24 will be the rainfall excess. Next, Lacy's score depth for a stream carrying a discharge of 3 meter cube per minute width having a silt factor of 1.2 is। Lacy's score depth पूछा है, score depth का फॉर्मूला होता है 1.35 into q square by f raised to power 1/3। सारी वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट कर देनी है, इससे हमें डायरेक्टली स्कोर डेप्थ की वैल्यू मिलेगी 2.64। A canal was designed for a full supply discharge of 60 cubic। तो फाइनल फुल डिस्चार्ज की वैल्यू कितनी है, 60 क्यूबिक के लिए डिजाइन किया गया है। द एवरेज सप्लाई डिस्चार्ज इन अ कैनल इज 40 क्यूबिक, और एवरेज कितना है 40, तो मैक्सिमम सप्लाई डिजाइन सप्लाई है 60 क्यूबिक और एवरेज सप्लाई है 40 क्यूबिक। तो कैपेसिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ दीज टू, मीन सप्लाई डिवाइड बाय फुल डिजाइन कैपेसिटी। इन दोनों का रेशियो जब हम फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 0.666, सो आंसर इज बी। What is the permissible velocity of water in cement concrete lined canal as per IS 100430200। तो as per clause 885 ब्रिक के लिए कितना होता है 1.8 मीटर पर सेकेंड, स्टोन पिच्ड के लिए 1.5, और अगर हम बात करें सीमेंट कंक्रीट लाइन के लिए तो उसके लिए होता है 2.7। सो 2.7 इज द राइट आंसर एज पर क्लॉज 885। अ लाइसीमीटर इज यूज्ड टू मेजर इवेपोर ट्रांसपिरेशन, बहुत सिंपल है। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या है, इट इज ऑलवेज वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड लोकेशन, सो डी विल बी द राइट आंसर। एन एक्यूफर कन्फाइंड एट द बॉटम बट नॉट एट द टॉप। एक एक्यूफर है जो कि कन्फाइंड है सिर्फ बॉटम पे, टॉप पे बिल्कुल ओपन है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको अनकन्फाइंड एक्यूफर बोलेंगे। कन्फाइंड एक्यूफर दोनों तरफ से कन्फाइंड होगा। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द ग्राउंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किन फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, तो ये कैपिलरिटी पे डिपेंड नहीं करता, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, वाटर टेबल पे भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो कैपिलरिटी इज द इंडिपेंडेंट थिंग। व्हेन एनी वाटर इंटर्स इन द अर्थ स्ट्राटा इट इज कॉल्ड, अर्थ के नीचे परकोलेशन को क्या कहते हैं, तो इट इज इनफिल्ट्रेशन। द होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर क्वांटिटी बाय जियोलॉजिकल स्ट्राटा डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, किस पे डिपेंड करता है, पोरोसिटी पे। हायर द पोरोसिटी हायर द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। The use of unit hydrograph for estimating is generally limited to the catchment of size। So again this is a very simple question, maximum limit for a unit hydrograph is 5000 km square catchment area। Free surface width of open channel section is known as, free surface width को क्या कहते हैं, top width of a section। weighted parameter हम जानते हैं, weighted parameter means जितना weighted parameter होगा इसको हम बोलते हैं पी से डिनोट करते हैं। जनरली रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए क्या होता है बी प्लस 2y, तो बी ये बॉटम का हो गया, y और y 2y वेटेड पेरीमीटर। हाइड्रोलिक डेप्थ क्या होता है, एरिया अपॉन टॉप विड्थ। हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, हाइड्रोलिक रेडियस a अपॉन p, एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। द एक्सल लोड इंक्लूडिंग वेट ऑफ द व्हील एंड एक्सल प्रोवाइडेड that rail has not lost more than 5% of its original section for
a 44.5 kg per meter rail section for a broad gauge should be। तो एक्सल लोड कैसे निकालते हैं, एक्सल लोड इंक्लूडिंग द व्हील एंड एक्सल, टोटल लोड कैसे निकालते हैं, तो वेट ऑफ द रेल डिवाइड बाय वेट ऑफ द लोकोमोटिव, ये होता है 1:510 के रेशियो में हमेशा। तो यहाँ पे आपको वेट ऑफ लोकोमोटिव फाइंड करना है, तो क्या होगा 510 टाइम्स वेट ऑफ द रेल, तो इट इज 23 टन्स। यहाँ पे 23 टन्स अप्रोक्सीमेट आता है आंसर। फॉर अ 8 डिग्री कर्व ट्रैक डाइवर्जिंग फ्रॉम अ मेन कर्व, तो यहाँ पे मेन कर्व 8 डिग्री का है और डाइवर्जिंग कर्व जो सेकेंडरी कर्व है वो 5 डिग्री का है। ब्रॉड गेज दिया हुआ है, हाउ मच कैंट इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर द ब्रांच ट्रैक फॉर मैक्सिमम स्पीड, तो यहाँ पे कैंट दैट मीन्स सुपर एलिवेशन पूछा है, स्पीड यहाँ पे गिवन है 45 किलोमीटर पर आवर ऑन द मेन लाइन के लिए। परमिटेड कैंट डिफिशियंसी, मैक्सिमम कैंट डिफिशियंसी की वैल्यू 7.6 है, जो कि यही होती है, अगर नहीं भी गिवन होता तो 7.6 ही चूज करना है। वैल्यू ऑफ द गेज, गेज की वैल्यू गिवन है 1.676। तो पहले तुम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड कर लेंगे, तो रेडियस के लिए क्या होता है 30 मीटर चेन के लिए 1720 डिवाइड बाई डिग्री, तो ये मिलेगा 344 मीटर। कैंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जी वी स्क्वायर अपन 127 आर, जी गिवन है 1.676 इंटू वी वेलोसिटी गिवन है 45 का स्क्वायर डिवाइड बाई 127 इंटू आर, आर हमने अभी फाइंड किया डिग्री से, इससे मिलेगा एक्चुअल कैंट की वैल्यू 7.768। नाउ मैक्सिमम कैंट गिवन है 7.6, तो एक्चुअल कैंट कितना हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो 7.768 माइनस 7.6, तो 0.168 इज द राइट आंसर। तो ये कैंट हम प्रोवाइड करेंगे। Now, as per IRC 37/2012, in order to control subgrade routing in flexible pavement, the parameters to be considered is, कौन कौन से पैरामीटर हम कंसीडर करते हैं या फिर IRC इसमें गिवन है, पैरामीटर कंसीडर करता है किसके लिए, सबग्रेड के लिए, और रूटिंग से बचने के लिए फ्लेक्सिबल पेमेंट में कौन सा पैरामीटर कंसीडर किया गया है, तो दिस इज वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन एट द टॉप ऑफ subgrade, so this parameter is considered to control the routing in flexible pavement as per IRC 37/2012. Next is based on Fuller's maximum density criteria for 4 mm maximum size of soil particle, what will be the percentage of particles between 4 mm and 2 mm by weight। तो Fuller's density formula क्या कहता है, P is equal to 100 into D by D raised to power n। यहाँ पे D स्मॉलर पार्टिकल का डायमीटर है और 4 मैक्सिमम पार्टिकल का डायमीटर रेस्ट टू पावर, और n की वैल्यू जनरली फुलर्स ने 0.5 रिकमेंड की थी, 0.5 to 0.7, सो इट इज कमिंग एज 70%। तो अब इसमें क्या पूछा कि पार्टिकल बिटवीन, तो बिटवीन के लिए क्या करेंगे हम 100% से माइनस करेंगे इसको, तो इट इज अबाउट 30%। इफ सुपर एलिवेशन इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन अ हाईवे इन विच पोर्शन द रोड ऑफ द रोड पोर्ट होल्स विल बी डेवलप्ड, तो ये डेफिनेटली बात है, अगर हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो पोर्ट होल्स विल बी जनरेटेड ऑन आउटर एज ऑफ द रोड। क्रीप इज द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द रेल। ओके, नेक्स्ट द मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट एज रिकमेंडेड बाय IRC, तो IRC ने जो रिकमेंड किया फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिजाइन के लिए वो है CVR मेथड, और रिजिड पेमेंट के लिए कौन सा है, वेस्टरगार्ड। द इंडियन रोड कांग्रेस वाज फाउंडेड इन द ईयर, देखिए 1927 में सबसे पहले आया था जयकार कमेटी, 1929 में सेंट्रल रोड फंड, 1934 में IRC, उसके बाद 1950 में आया था CRRI, और 1939 में क्या आया था, मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में। तो सभी का ईयर आप याद रखिए, कभी न कभी पूछा जाता है। तो 1934 इज द ईयर ऑफ IRC। लखनऊ प्लान ऑफ द रोड प्लान, पहला प्लान कौन सा था, पहला प्लान था नागपुर रोड प्लान 1943 to 1963, बट दिस प्लान हैज बीन कंप्लीटेड 2 years बिफोर, सो 1961 में कंप्लीट हो गया था। सेकेंड था बॉम्बे प्लान 1961 to 81, और थर्ड था लखनऊ रोड प्लान 1981 to 2001, तो थर्ड रोड प्लान। Distance between channelizing island of a roadway is known as, this is very easy, weaving distance बोलते हैं इसको। As per IRC recommendation, the maximum limit of super elevation for a mixed traffic in a plain terrain, तो प्लेन के लिए हम जानते हैं 7% होता है, हिली एरियाज के लिए 10% होता है, तो यहाँ पे प्लेन टेरेन के लिए पूछा है तो 1 in 15, दैट मीन्स 7%। The classification category of the road network was finalized in the Nagpur road plan, नागपुर रोड प्लान में क्या था, NF, SH, MDR, ODR एंड विलेज रोड, ये 5 के 5 रोड क्लासिफिकेशन था। ठीक, ट्रैफिक वॉल्यूम इज मेजर्ड फॉर ट्रैफिक स्टडी इन टर्म्स ऑफ, ट्रैफिक वॉल्यूम किसमें, व्हीकल पर आवर या व्हीकल पर डे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग व्हीकल ड्यूरिंग द परसेप्शन एंड ब्रेक रिएक्शन टाइम, दो
अगर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात करें तो इसमें दो स्पीड इंक्लूडेड होता है, एक होता है ब्रेकिंग डिस्टेंस और एक होता है लैग डिस्टेंस। तो लैग डिस्टेंस क्या होता है, जितना टाइम में ड्राइवर रिएक्ट करता है, परसेप्शन करता है, वो टाइम को बोलते हैं लैग डिस्टेंस। और ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है व्हीकल, दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस प्लस लैग डिस्टेंस इज कॉल्ड एसएसडी। तो यहाँ पे पूछा है परसेप्शन टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं, लैग डिस्टेंस। Stability of an excavated portion of a road on a hill can be provided by the construction of. This is again very simple, breast wall. If G1 and G2 are the two gradient, R is the rate of change of the gradient, the length of the vertical curves. यहाँ पे simply length पूछा है, तो length के लिए formula क्या होता है, total change in of the grade divided by permissible grade change. तो permissible change ग्रेड चेंज का जो रेट है वो उससे हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए चेंज ऑफ ग्रेड कितना है टोटल, तो G1 माइनस G2, और परमिसिबल रेट कितना है R, तो C विल बी द राइट आंसर। व्हेन टू रोड, टू लेन एंड टू वे ट्रैफिक आर क्रॉसिंग द टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, ये 24 होगा अगेन। A highway designed for 80 km per hour speed has a horizontal curve section with a radius. Radius given है, speed given है, और कह रहा है कि lateral friction is fully developed, मतलब F की वैल्यू 0.15 फुल्ली डेवलप हो चुकी है। नाउ रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन इज, तो E प्लस एफ हम जानते हैं, तो F की वैल्यू यहाँ पे 0.15 है, वी स्क्वायर अपॉन 127R, वी स्क्वायर अपॉन 127R किया तो फाइनल वैल्यू क्या आ रहा है 0.051, तो 0.05 इज द राइट आंसर। The sleeper density of broad gauge is m plus 7 in metric unit. M is the length of the rail, और length of rail broad gauge के लिए कितना होता है 13 मीटर। The number of sleeper for 1.024 किलोमीटर, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो ये देखना है कितने नंबर ऑफ रेल्स आएंगे इतने किलोमीटर में, तो 13 से अगर हम डिवाइड करेंगे इसको मीटर में कन्वर्ट करके तो ये आता है 78। तो टोटल रेल कितना यूज होने वाला है 78 रेल, और एक रेल में कितना, तो यहाँ पे 20। ठीक है, तो इन दोनों को जब 20 मल्टीप्लाई बाय 78 करेंगे तो 1575 के आसपास आंसर आता है, तो 1600 इज द राइट आंसर। Generally, the rail section is designed by assuming that it can bear a load equal to n times of its own weight per meter length. So this is 560. Next is specific energy at a critical depth YC in a triangular channel. Rectangular channel के लिए 1.5 और triangular channel के लिए 1.25. Isolated storm is represented on a hydrograph at a single peak. The base period of a 6-hour unit hydrograph of a basin is 84 hours. तो 6-hour unit hydrograph का base period कितना है 84 hours है। तो base period 12-hour unit hydrograph के लिए पूछ रहा है, तो 6 hour और 12 hour में क्या फर्क है, 6 hour लैग करेगा unit hydrograph, तो 6 hour अगर लैग किया तो कितना हो जाएगा base period 84 plus 6, that is 90 hours. C is the right answer. The discharge per unit drawdown of the well is called specific capacity. Which of the following equation represent the downstream profile of OG spillway with vertical upstream face? तो vertical upstream face है OG प्रोफाइल का, downstream प्रोफाइल कौन से फॉर्मूले को, तो इसका जो ओरिजिनल फार्मूला होता है वो पहले देखते हैं, उससे हमें ये डिराइव करना है। ओरिजिनल फार्मूला इसका जो होता है वो होता है x रेज टू पावर 1.85 इज इक्वल टू 2 इंटू HD रेज टू पावर 0.85 टाइम्स y। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिलेगा A। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द वाटर बैलेंस इक्वेशन फॉर अ कैचमेंट एरिया इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल। तो रेनफॉल की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें वाटर बैलेंस इक्वेशन बताना कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो प्रेसिपिटेशन इज इक्वल टू, टोटल प्रेसिपिटेशन इज इक्वल टू इवेपोरेशन प्लस रन ऑफ और प्लस माइनस स्टोरेज। कन्फाइंड एक्विफर इज नॉट एसोसिएटेड विद फ्री वाटर टेबल। कन्फाइंड एक्विफर में फ्री वाटर टेबल नाम का कोई लेयर नहीं होता। फ्री वाटर टेबल ऑलवेज किस में होगा, अनकन्फाइंड एक्विफर में। इन ब्रिक लाइनिंग द लेयर विच मेक्स द कैनाल वाटर टाइट। तो इसमें जो सैंडविच लेयर होता है सीमेंट मोटार का, दो ब्रिक के लेयर में वो काम करता है वाटर टाइटनेस का। सैंडविच लेयर ऑफ सीमेंट मोटार बिटवीन टू ब्रिक लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन एलुवियल फ्लड प्लेन फ्लोज इन टू और मोर चैनल अराउंड द एलुवियल आइलैंड। बीच में एलुवियल आइलैंड होता है, इसके दोनों तरफ या मल्टीपल चैनल से पानी फ्लो करता है, उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्रेडेड रिवर। फ्लैसी रिवर कौन सा रिवर होता है, जिसमें बारिश के टाइम में सिर्फ वाटर दिखता है, बाकी टाइम में हमें नहीं दिखता है। टाइडल रिवर, जो रिवर ओशियन से मर्ज होते टाइम पे जिसमें टाइड्स के थ्रू ओशियन से वाटर रिवर्ट होके आते हैं, उसे बोलते हैं टाइडल रिवर।
If the depth of an irrigation canal is below the level of the natural stream, 96th क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन टू पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन इन द रेंज ऑफ। तो एक्चुअल और पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन के बीच में रेशियो हमेशा 0 to 1 रहता है। अगर फील्ड कैपेसिटी पे वाटर का लेवल तो 1 रहेगा, और अगर विल्टिंग लेवल पे है तो 0। सो दैट्स व्हाई द रेंज इज 0 to 1। नेक्स्ट, द वेव हाइट इज जनरेटेड ऑन द सरफेस ऑफ अ रिजर्वॉयर हैविंग अ फेच लेंथ। तो फेच लेंथ गिवन है 30 किलोमीटर ड्यू टू द विंड ब्लोइंग ऑन द सरफेस। विंड की वेलोसिटी गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर। नाउ टू फाइंड द लेंथ हाइट ऑफ द वेव, इट्स वेरी सिंपल, देयर इज अ फार्मूला। सो अगर हम फार्मूला देखें तो एच डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.032 टाइम्स v इंटू एफ। तो 0.032 इंटू अंडर रूट 30 इंटू 30 जिसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा हमें 0.96। नेक्स्ट है, ओवर इरिगेशन रिजल्ट्स इन वाटर लॉगिंग। तो ओवर इरिगेशन दूसरा कारण है वाटर लॉगिंग का। कंसेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो बाउंड्री लेयर कंसेप्ट किसने दिया था? ब्रेंडल ने दिया था 1904 में। फॉर अ टर्बुलेंट फ्लो रेनॉल्ड्स नंबर शुड बी मोर देन, तो अगर लेस देन 2000 है तो लेमिनार, 2000 to 4000 के बीच में ट्रांजिशन जोन, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 4000 देन इट इज कॉल्ड turbulent flow. For a mild slope, it is followed by a steep slope channel. Mild slope channel is followed by a steep slope channel. तो mild के बाद steep. The profile is gradually varied flow in the channel R. कौन सा प्रोफाइल बनेगा? तो ये होगा M2S2. Profile will be M2S2. That means option D. Okay, next देखते हैं. The reading of a differential manometer of a venturimeter. वेंचुरीमीटर है जिसका डिफरेंशियल मैनोमीटर का रीडिंग 45 डिग्री पे जब प्लेस्ड है टू द हॉरिजॉन्टल इज 11 सेंटीमीटर। इफ द वेंचुरीमीटर टर्न्ड इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, अब अगर 45 डिग्री से उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाया है तो चेंज कितना होगा मैनोमीटर रीडिंग में? तो वेंचुरीमीटर को आप किसी भी एंगल पे रखें उसका रीडिंग की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। रीडिंग में भले ही चेंज आए, बट वेंचुरीमीटर के केस में अगर यही केस सिर्फ डिफरेंशियल मैनोमीटर के लिए आता तो रीडिंग चेंज होता, बट इन केस ऑफ वेंचुरीमीटर the reading is always remains same. That means 11 centimeter will be the right answer. Flow of air can be considered to be incompressible within 1% error if the Mach number of the flow is less than, तो ये है 0.2। अगर 0.2 से Mach number की वैल्यू कम है तो जो भी एरर आएगा incompressible flow में 1% से कम होगा। The coefficient of velocity of an orifice meter is defined as, तो coefficient of velocity orifice meter के लिए कैसे डिफाइन करते हैं? तो देखिए CV की वैल्यू, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्चुअल वेलोसिटी अपॉन थियोरेटिकल वेलोसिटी। और एक्चुअल वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं? gx² डिवाइड बाई 2y का अंडर रूट डिवाइड बाई अंडर रूट 2gh। तो थियोरेटिकल तो मन ऐसे निकालते हैं अंडर रूट 2gh से, और एक्चुअल gx² डिवाइड बाई 2y। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? x² डिवाइड बाई 4yh। ठीक है, तो आंसर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, शॉक वेव विल नॉट अकर इन, किसमें अकर नहीं होता? द डाइवर्जेंट सेक्शन ऑफ नोजल जनरेट होता है, डिफ्यूजर थ्रोट ऑफ सुपरसोनिक विंड टनल में भी होता है, और इन फ्रंट ऑफ ब्लंट नोज्ड बॉडी में भी होता है। ओनली कन्वर्जेंट सेक्शन में नहीं होता है। तो नोजल में सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंट सेक्शन में ही होता है, कन्वर्जेंट सेक्शन में नहीं होता है। तो ए ऑप्शन विल बी द इनकरेक्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्यूमुलेटिव एलिमेंटल टॉक्सिन, तो इसमें कौन सा क्यूमुलेटिव एलिमेंटल टॉक्सिन की तरह बिहेव करता है? तो टॉक्सिन होता है किसमें? कैडमियम में। नेक्स्ट इज रेजिडुअल क्लोरीन कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो इसके लिए तीन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से ऑर्थोडोलाइन टेस्ट इज अ इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है स्टार्च आयोडाइड टेस्ट। द मैक्सिमम डेप्थ अलाउड फॉर एन एरोबिक स्टेबलाइजेशन टैंक, तो एरोबिक के लिए और एनारोबिक के लिए दोनों के लिए हमें पता होना चाहिए। तो एरोबिक में 0.5 मीटर मैक्सिमम डेप्थ होनी चाहिए, और एनारोबिक के केस में 2.5 to 5 मीटर भी होता है। एनारोबिक के केस में मैक्सिमम डेप्थ
तो यहाँ पे पूछा एरोबिक, तो मैक्सिमम डेप्थ इज 0.5 मीटर। वाटर ईयर इन इंडिया स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, 1 अप्रैल। टॉप ऑफ द रेल ऑफ ट्रैक आर प्लेस्ड एट एन इनवर्ड स्लोप, इसे बोलते हैं कोनिंग। तो कोनिंग ऑफ व्हील जितना होता है उतना ही होता है ट्रैक का भी स्लोप, एंड विच इज 1/20, सो इट इज अ फिक्स वैल्यू। नेक्स्ट यहाँ पे टेस्ट दिया हुआ है और किसके लिए करते हैं, तो हार्डनेस के लिए हम जानते हैं, हार्डनेस किससे रिमूव करते हैं, जियोलाइट प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं। रेजिडुअल एम्पियन फ्रॉम फिल्टर, इसको हम क्लोरीनेशन से खत्म करते हैं। ट्रिबिडिटी, फ्लोक्यूलेशन, फिल्ट्रेशन, कोएगुलेशन से रिमूव होता है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन मर्ज कर रहे हैं यहाँ पे, दैट मीन्स ऑप्शन डी। रनवे लेंथ इज इंक्रीज्ड ऑन ईवी राइज ऑफ 300 मीटर फ्रॉम एमएसएल फॉर डिजाइनिंग एयरपोर्ट। कितना करेक्शन अप्लाई करते हैं, फॉर ईच 300 मीटर राइज देर इज 7% करेक्शन। तो 7% का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो आप 8% पे लेके चल सकते हैं कि 8% करेक्शन, बट 6% भी हो सकता है। एक्चुअल वैल्यू इज 7% एज पर ICAO. As per ICAO, there is a 7% correction for each 300 meter rise in elevation due to the decrement in density of the air. Minimum per capita supply in Indian town and cities as per the National Building Code. ये है 135 LPCD liter per capita per day. The radial offset at a distance of x from the beginning of the curve of radius r is given by, simple है, x r square minus x square minus r. Next, a road bend deflecting by 80 degree, तो डिफ्लेक्शन एंगल यहाँ पे है 80 डिग्री टू बी डिजाइन। मैक्सिमम स्पीड, स्पीड गिवन है। मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल रेशियो गिवन है 0.25। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन गिवन है 300 mm per second क्यूब। सर्कुलर आर्क इज कंबाइंड विद 2, तो यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व जो है वो क्यूबिक स्पाइरल है। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व यहाँ पे हमें फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे एक ही फॉर्मूले से इसकी वैल्यू वो फाइंड कर सकते हैं। सी आर का जो फॉर्मूला होता है V²/GR, और ये वैल्यू सी आर की वैल्यू कितनी गिवन है 0.25, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो की वैल्यू 0.25 गिवन है, तो 0.25 इज इक्वल टू वेलोसिटी को अगर हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 2 किलोमीटर पर मिनट को अगर हम चेंज करते हैं तो 33.33 मीटर पर सेकेंड में आ रहा है स्क्वायर। जी की वैल्यू 9.81 और अननोन है यहाँ पे आर, तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे तो आर की वैल्यू आएगी 452.96, दैट मीन्स 453 इज द आंसर। द फिक्सिंग ऑफ प्लेन टेबल फ्रॉम 3 नोन पॉइंट्स इज गुड, तो फिक्स गुड कब कहलाता है, जब मिडिल स्टेशन नियरेस्ट हो, और नॉट गुड कब, जब मिडिल स्टेशन इज क्लोज टू ग्रेट सर्कल हो, तो उस समय नॉट गुड। इधर एक्सट्रीम स्टेशन इज नियरेस्ट नहीं, बाकी दो स्टेशन फारदेस्ट हो और थर्ड मिडिल स्टेशन नियरेस्ट हो, तो ऑप्शन ए इज द राइट वन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड इन द इनहेंस्ड थेमेटिक मैपर सेंसर ऑन द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लैंडसेट 7, इसमें कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड कितने हैं 8। द रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ एंड रेडियस ऑफ एन आइडियल ट्रांजिशन कर्व, तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ता है इनिशियली इनफाइनाइट रेडियस होता है, और जैसे जैसे सर्कुलर कर्व को ये मर्ज करता है तो उस समय इसका रेडियस सर्कुलर कर्व के बराबर होता है, तो लेंथ इज 1/r, सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अ सीवर इज लेट डाउन फ्रॉम अ मैनहोल ए टू मैनहोल बी 250 मीटर अपार्ट, तो 250 मीटर दोनों के बीच में लेंथ है। आरएल ऑफ इन्वर्ट एट ए, तो इन्वर्ट आरएल कितना है 205, एंड द लेंथ ऑफ बोनिंग रॉड इज 3 मीटर। आरएल ऑफ स्ट्रेट रेल एट बी, बी का आरएल पूछा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कितना स्लोप घट जाने वाला है, तो इसको हम और आरएल में से माइनस करेंगे, दैट मीन्स 205.75 माइनस 250 डिस्टेंस है, तो 250 डिवाइड बाई 125, बिकॉज 1 in 125 स्लोप है। इसकी वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो ये आएगा 203.75, और बोरिंग रॉड की लेंथ यहाँ पे 3 मीटर है, तो 203.75 प्लस 3 करेंगे तो ये आएगा 206.75, दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 206.75। नेक्स्ट, अ लाइट हाउस ऑफ 120 मीटर हाइट इज जस्ट विजिबल अबव द हॉराइजन फ्रॉम शिप, 120 मीटर का कोई लाइट हाउस है जो कि 120 मीटर हाइट का, तो कह रहे हैं कितने डिस्टेंस से उसका टॉप दिखने लगेगा ड्यू टू कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन करेक्शन। तो हम जानते हैं कर्वेचर और रिफ्लेक्शन करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, 0.06728 इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू करेक्शन डिस्टेंस। तो करेक्शन डिस्टेंस इसमें हमेशा मीटर में आता है, तो यहाँ पे करेक्शन डिस्टेंस, तो जो हाइट है वो यहाँ पे करेक्शन हो गया, दैट मीन्स 120 मीटर।
और यहाँ पे d डिस्टेंस है जो कि किलोमीटर में हमें यहाँ पे मिलेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर मिलेगा हमें किलोमीटर में, तो आंसर किलोमीटर में जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 42226। So D will be the right answer. Next, a plot of land 60 meter by 20 meter is measured by a steel tape. The standard error of length and width, standard error length और width का कितना दिया है, प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि स्टैंडर्ड एरर फाइंड कीजिए। स्टैंडर्ड एरर के लिए हमें फॉर्मूला हमें सिंपली इंसर्ट करना है, बाकी सब कुछ सिंपल है। तो देखते हैं फॉर्मूला। स्टैंडर्ड एरर के लिए क्या फॉर्मूला होता है? स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू एरर इन लेंथ डी ए बाई डी एल का होल स्क्वायर प्लस एरर इन विड्थ चेंज इन का होल स्क्वायर का अंडर रूट, सभी का अंडर रूट। जब इसको आप यहाँ पे ई एल की वैल्यू कितनी है, ई एल और ई बी दोनों की वैल्यू प्लस माइनस 1 है, तो प्लस माइनस 1 और डी ए अपॉन डी एल क्या होगा, विड्थ के बराबर। तो यहाँ पे बी और डी ए अपॉन डी बी किसके बराबर, लेंथ के बराबर। जब इसको हम सारी वैल्यू को इंसर्ट करेंगे तो मिलेगा हमें वैल्यू 0.632 मीटर स्क्वायर। Which of the following test is used to make horizontal axis perpendicular to vertical axis? तो ये बहुत ही पॉपुलर टेस्ट है, इसको बोलते हैं स्पायर टेस्ट। The construction of an optical square is based on the principle of double reflection। ठीक है, double reflection is the principle which is used to construct optical square। और एंगल पूछते हैं कि ऑप्टिकल स्क्वायर में एंगल कितना होता है, तो 45 डिग्री। दो मिरर 45 डिग्री पे प्लेस्ड होते हैं। The angle between true meridian and the magnetic meridian at the time of observation is known as, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हमेशा या तो ईस्टवर्ड होगा या वेस्टवर्ड होगा। The perpendicular offset from a tangent to the junction of transition curve and the circular curve is known as, तो इन दोनों की वैल्यू कितने के बराबर होता है, 4 टाइम्स ऑफ शिफ्ट के बराबर ऑलवेज। तो परपेंडिकुलर ऑफसेट जो हम ड्रॉ करते हैं वो हमेशा 4 टाइम्स ऑफ शिफ्ट के बराबर। शिफ्ट की वैल्यू कितनी होती है, एल स्क्वायर बाय 24r। इसकी हम 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई 6r। सो सी इज द राइट आंसर। सो 125 का हो गया ऑप्शन सी। इसके साथ यूपीपीएससी लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग का पेपर खत्म। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, like the video, subscribe the channel. Thank you all, see you in the next video.